हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं? लाजवाब है, फर्स्ट क्लास है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने टैक्सेशन के सफर का पहला चैप्टर, पहला टॉपिक, एंड दैट इज व्हाट बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन। ओके, क्योंकि हम जानते हैं सिलेबस के हिसाब से हमें काफी जो मॉडिफाइड चैप्टर्स हैं वो आगे चल के पढ़ने हैं। हम इनकम किस तरह से जनरेट होती है, किस तरह से उसकी टैक्सेबिलिटी होती है, उसके अलग अलग डिडक्शंस, अलग अलग टैक्सेशन के रेट, ये पूरा सफर हमें तय करना है। ऑब्वियसली इस सफर को तय करने के लिए, सिलेबस को कवर करने के लिए पहले हमें हमारे टैक्सेशन के, हमारे सब्जेक्ट के, हमारे इंडिया के टैक्सेशन लॉज के जो बेसिक रूल्स है, जो बेसिक नॉलेज है, वो हमें मालूम होनी चाहिए। ओके, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में, हमारे पहले चैप्टर में हम जो कंटेंट करेंगे वो बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड होगा। साथ ही हम इस चैप्टर में यह भी पढ़ेंगे कि हमने अपने इनकम टैक्स लॉ के बिहाफ पर इनकम के तरीकों को, इनकम को जनरेट कैसे किया जाता है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। साथ ही हम यहां पर किस साल टैक्स लगता है, किस साल इनकम जनरेट होती है, ये कुछ छोटे छोटे फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। एंड यस, द मेन थिंग, टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, हम कंप्यूट कैसे करते हैं इनकम टैक्स को, कि अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म अपनी कोई इनकम जो उसने कमाई है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमें बताएगा, तो उस पर किस तरीके से टैक्सेबिलिटी जो है वो अराइज होगी। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट, ये सारा का सारा कंटेंट हमें कवर करना है। बट यस, ऑब्वियसली सबसे पहले जो हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा वो होगा इसका बेसिक्स। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा टैक्स। सब्जेक्ट हमारा क्या है? टैक्स है। टैक्स होता क्या है? अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं कि व्हाट इज टैक्स, कि होता क्या है टैक्स, तो आप अक्सर ये कहेंगे हम कि भाई जो इनकम के ऊपर लगता है उसको हम टैक्स कहते हैं। ओके, अगर नॉर्मली भी सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज टैक्स, तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर जो इनकम के ऊपर लगता है, जो चार्ज लगता है, जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, उसको इनकम टैक्स कहा जाता है। नहीं दोस्तों, आपने जो कहा है वो कहा तो बिल्कुल ठीक है, पर वो टैक्स नहीं है। जो चीज आपने बताई कि इनकम के ऊपर जो चार्ज लगा उसे हम टैक्स बोलेंगे, दैट इज इनकम टैक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स इज अ एग्जाम्पल ऑफ टैक्स। जो इनकम टैक्स है वो टैक्स का एक भाग है, एक पार्ट है। अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं कि भाई टैक्स क्या होता है, तो सीधी सी बात है, आइए सबसे पहले हम इसी चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज टैक्स। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने क्या आया? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट ऑफ मनी टू दी गवर्नमेंट। टू दी गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, उसके बिहाफ पर हमें गवर्नमेंट को कंपल्सरीली कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं टैक्स। अब एग्जांपल लेंगे इसका, अब इसका एग्जांपल लेंगे कि भाई जैसे अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल इतनी इनकम जनरेट करेगा, लाइक 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो लिमिट है वो हमारे आगे सिलेबस में होगा डेफिनेटली। अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल इतनी इनकम जनरेट करेगा तो उसको 5%, 10%, 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये एक रूल है, ये जो गवर्नमेंट का बनाया गया एक लॉ है। तो दैट इज व्हाट कंपल्सरी पेमेंट, पे करना ही पड़ेगा। ऐसे ही जीएसटी, भाई हम मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कोई भी चीज हमने बाय करी, खरीदी, तो उसमें क्या हुआ? जो शॉपकीपर है, जो हमें क्या नाम है, गुड्स दे रहा है, जो हमें सर्विस दे रहा है, हम सामान उससे खरीदते हैं, वो अपना चार्ज लेता है, प्लस उसमें जीएसटी भी ऐड कर देता है, उसमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी ऐड कर देता है टैक्स का। तो वो भी क्या है? वो भी गवर्नमेंट ने लॉ बनाया हुआ है कि भाई अगर आप कुछ खरीदोगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो सीधी सी बात, ये लॉ, ये रूल हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, हर सिटीजन को फॉलो करने हैं हमारी कंट्री के हिसाब से। एंड यस, ये जो अमाउंट है ये गवर्नमेंट को कंपल्सरी बेसिस पर पे होता है, कंपल्सरी बेसिस पर पे होता है। साथ ही ये फाइनेंशियल चार्ज, एक फाइनेंशियल फीस आप इसको कहेंगे, जो गवर्नमेंट इंपोज करती है, किस पर? इनकम पर भी कर सकती है, लाइक इनकम टैक्स। ओके, कमोडिटी, चीजों पर भी कर सकती है, जो गुड्स के ऊपर चीजें हम खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। और एक्टिविटी, अलग अलग सर्विसेज पर जो टैक्स लगता है, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं या हम कहीं सफर करते हैं तो उसमें ऐड होता है ना जीएसटी,
वो सर्विस टैक्स की तरह। तो ये जो इम्पोजिशन है गवर्नमेंट की तरफ से वो अलग अलग चीजों के ऊपर हो सकता है। गॉट इट? और ऑब्वियसली पर्पस क्या है, व्हाई गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस? हम जानते हैं गवर्नमेंट टैक्स का क्या करती है, मतलब एक्चुअल में जो भी होता रहो, बट जो एक लॉ है उसके हिसाब से भाई हमने अपनी डेमोक्रेसी में, हमने अपनी कंट्री में अपने वोट्स के आधार पर गवर्नमेंट को सेलेक्ट करा है। ठीक है, गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट आप कह लीजिए फॉर एन एग्जांपल एक एनजीओ की तरह है। एनजीओ की तरह मतलब कि उसे एक पर्पस मिला हुआ है किसी टारगेट को पूरा करने का। व्हाट इज दैट पर्पस? भाई ये कंट्री है, इसको चलाना है, इसको डेवलप करना है, इसके सोशल डेवलपमेंट, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। अब उसके लिए पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी? अपने आप तो नोट नहीं छापेगी ना, जितने मर्जी चाहिए उतने नोट छाप लो। करेंसी इशू होती है बट उसकी एक लिमिट होती है, राइट? अब गवर्नमेंट वो खर्चे कहां से पूरा करेगी? यस, गवर्नमेंट खर्चे जो है अपना पूरा करने के लिए जो अपना रेवेन्यू है वो जनरेट करती है अलग अलग तरीकों से, और उसमें टैक्स मेन है। तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी और उस मनी को इकोनॉमिक सिचुएशंस के हिसाब से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से, कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब सेक्टर्स में उनको वो खर्च करती है। ओके, सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट कलेक्ट आपका इनकम टैक्स, गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स ओनली। इनकम टैक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, नाउ उसके बाद जो आगे आप हेडिंग देख रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे डायरेक्ट टैक्स और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स। स्कूलिंग में आपने कहीं ना कहीं इन दोनों के बारे में पढ़ा होगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। गॉट इट? तो कुल मिलाकर सीधी सी बात यह है कि जो टैक्स है, अगर हम टाइप्स ऑफ टैक्स की बात करें तो टैक्स को दो पार्ट्स में, दो सेक्शन में, दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। पहला है हमारा डायरेक्ट टैक्स, और सीधी भाषा में कहें जो डायरेक्टली पे होता है वो डायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स ऑब्वियसली जो इनडायरेक्टली पे होता है। तो डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच पेड डायरेक्टली, इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच पेड इनडायरेक्टली। अब ये डेफिनेशन हम एक्चुअल में किसी को नहीं कहेंगे, ठीक है? ओके, कंसेप्ट इसका यही है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली पे होता है, बट इसको कहने का तरीका, एक लिखने का तरीका एक अलग तरीके से होता है। व्हाट इज दैट? मैं जरा उसके आपके बारे में बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स बेसिकली होता क्या है। अगर डायरेक्ट टैक्स को हम लिखें, यहां पे आप लिखिएगा साथ में मेरे, जो शॉर्ट में आपको उसको बता रहा हूं। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, इट इज पेड बाय दोज, इट इज पेड बाय दोज on which it is imposed, on which it is imposed, जिसके ऊपर टैक्स को इंपोज करा गया होगा, जिसके ऊपर टैक्स को लगाया गया होगा, वही इसको पे करेगा, वही इसको पे करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल ले रहा हूं आपका, जैसे कि इनकम टैक्स। अब मैंने इनकम जनरेट करी, मान लो मेरी कोई पर्टिकुलर इनकम हुई, ओके, उस पर गवर्नमेंट ने बोला जी आपको मान लीजिए 10% टैक्स देना है। तो मेरा 10% टैक्स फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम कर रहा हूं वो 10,000 रुपए आया। मैं वो 10,000 रुपए, भाई मेरे पास रिपोर्ट आ गई, फॉर्म आ गया 10,000 रुपए करने, और मैंने आपको दे दिया फॉर्म कि यार ये मेरा टैक्स है, यार तू पे कर दियो। भाई नहीं है तो मेरा पे कर दियो, है ना, प्लीज, जानते हो ना, कर देना। आप करोगे क्या? आप करोगे? डेफिनेटली आप मना कर दोगे, ठीक है, कि सर ठीक है अपना पढ़ा रहे हो, ठीक है वहीं तक ओके, हम क्यों पढ़े भाई, आपने कमाया आप पे करो। तो सीधी सी बात ये हुई कि गवर्नमेंट ने वो टैक्स मेरे ऊपर इंपोज करा और गवर्नमेंट को मैं ही पे करूंगा, ठीक है, मैं ही, जिसके ऊपर इंपोज हुआ है वही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देगा। ओके, इस चीज को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और इनकम टैक्स उसका एक एग्जाम्पल होता है। ऐसे ही वेल्थ टैक्स भी पहले लगता था, हालांकि अब ये अबॉलिश हो गया है, अब इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, खत्म कर दिया गया इसको। एंड ये सिमिलरली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी, ये शेयर्स की खरीद बेच पर लगता है। तो जब शेयर्स को खरीदते हैं, तो शेयर खरीदे आपने, तो टैक्स कौन पे करोगे? भाई सीधी सी बात है, जिसने खरीदा वही पे करेगा, तो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे हो जाता है। ओके, तो दैट्स द प्रोविजन फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन, जिसके ऊपर इंपोज हुआ वही उसको पे करेगा, ठीक है, बीच में कोई और नहीं है।
लेकिन जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो पेड इनडायरेक्टली कैसे इसको अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से बोले, सो इट इज लाइक imposed on a person but पार्टली और होली, वैसे पार्टली होता ही नहीं है तो मैं सीधा लिख रहा हूं, होली लिख रहा हूं, होली के हिसाब से डेफिनेशन लिख रहा हूं, बट पेड बाय अदर, गवर्नमेंट ने इंपोज किसी और पे करा, इंपोज किसी और के ऊपर करा, लेकिन उसको पे किसी और ने करा है। फॉर एग्जाम्पल भाई आप यानी कि आप जो है शॉपिंग करने गए और शॉपकीपर से, ये शॉप है, शॉपकीपर से आपने कुछ सामान बाय करा। ओके, अब सामान बाय करा 100 रुपए का मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो आपके पास सामान, मान लो आपने ये चीज पेन बाय करा दैट कॉस्ट ₹100, तो 100 रुपए का आपने पेन खरीदा। लेकिन शॉपकीपर ने क्या करा कि ये 10 रुपए जो है, ये 10 रुपीज जो है, इसमें ऐड कर दिए जीएसटी के नाम के, और आपसे 110 रुपए ले लिए, आपसे 110 रुपीज ले लिए। सो व्हाट यू गेट एक्चुअली, आपको मिला क्या? आपको मिला ये पेन। ओके, पकड़ो जल्दी फटाफट से, आपको मिला ये पेन। ये पेन कितने का? 100 रुपए का। 100 रुपए की चीज आपके पास आई, 100 रुपए चले गए, हिसाब समझ में आता है। ओके, बट ये 10 रुपए एक्स्ट्रा, ये 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे हुए हैं। क्यों? ये गवर्नमेंट ने इंपोज करे हैं। ये था ना इधर, इट इज अ फाइनेंशियल चार्ज इंपोज बाय द गवर्नमेंट। कमोडिटी पर ये लगा सकती है गवर्नमेंट। तो आपके पास से 10 रुपए गए, किसके पास गए? गवर्नमेंट के पास गए। ये 10 रुपए जो है, ये शॉपकीपर अपने पास नहीं रखेगा, ये तो गवर्नमेंट को दे देगा। ये 100 रुपए इसके पास रहेंगे, ये 10 रुपए जो है ये गवर्नमेंट के पास चले गए आगे। तो यहां पर अगर आप देखें, ये आपकी पॉकेट से गए, ये आप मान लो शॉपकीपर मैं हूं। ओके, तो वो 10 रुपए टैक्स के आपसे मेरे पास आए और मैंने गवर्नमेंट को पे करा। दैट इज व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट ने इंपोज किसके ऊपर करा था? एक तरह से देखा जाए तो मेरे को बोला था कि तुझे कलेक्ट करना है। कहां से? वही जिससे जो सामान खरीदेगा उससे। क्लियर? तो इंपोज मुझ पर हुआ, कलेक्ट मैंने आपसे करा, गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया। दैट इज व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ओके, गॉट इट? सो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है हमारा टैक्सेशन का, जिसको हम डिवाइड करते हैं। जो टाइप्स की अगर हम बात करें तो 2 पार्ट है आपका, एक है आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और ये एग्जांपल हमने इसके देखे। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में भाई जीएसटी, इससे तो आप वाकिफ ही होंगे सारे के सारे। ओके, जीएसटी नॉर्मली डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ खरीद रहे हो। ओके, एक्साइज ड्यूटी ये आज भी पेट्रोल पर और लिकर के ऊपर लगती है, क्योंकि पेट्रोल लिकर अभी जीएसटी के दायरे में नहीं है। ठीक है, पेट्रोल शायद आने वाले समय में आ जाए, लिकर को तो बाहर ही रखा गया है। कस्टम ड्यूटी, बाहर से कुछ सामान वगैरह खरीदते हैं या बेचते हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। तो ये टैक्सेशन का दायरा है। बट फॉर आवर स्टडी, जब हम ये आपका सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जब हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इनकम टैक्स ओनली। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में जाएंगे, दूसरे सेक्शन में जाएंगे, स्पेशली जीएसटी, तो वहां पर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ाऊंगा। बट यस, फॉर राइट नाउ, अभी जो हमारा सफर है, अभी जो हमारा कंटेंट है, दैट इज रिलेटेड विद व्हाट? इनकम टैक्स। ठीक है, सो हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इनकम टैक्स को लेकर है। दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ टैक्स ओनली, कि टैक्स के अंदर ये चीज आती है। क्लियर? तो होप आपको ये जो मीनिंग है ये क्लियर हुई होगी दोनों की। इसके साथ ही इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमने यहां पर लिखा हुआ है आपका। जैसे डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये डायरेक्टली जो इनकम है या वेल्थ है उसके ऊपर लगाते हैं। वेल्थ तो मतलब अब खत्म हो गया है वेल्थ टैक्स। ठीक है, जबकि उधर अगर हम बात करें तो ये गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन को लेकर लगता है, उनकी प्राइसिंग के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। और सीधी सी बात है, ये डायरेक्टली पेड होता है, जिसके ऊपर इंपोज्ड होगा वही उसको पे करेगा। ये प्रोसेस हमने भी समझा। और यहां पर इनडायरेक्ट वे में इसको पे करा जाता है।
ठीक है, ये रिपीट ही हो रहा है आपका, ये इनकम पे लगेगा, ये गुड्स एंड सर्विसेज पर लगेगा। बर्डन की बात करें तो यहां पे बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता था। जैसे हमने बात करी थी इनकम टैक्स की, मेरे टैक्स की, तो मेरा टैक्स आप पे नहीं करेंगे, आप मना कर देंगे, तो मना कर दिया आपने, सीधी सी बात है, तो मुझे ही पे करना पड़ा। जो टैक्स का बर्डन था मैं शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा। बट यस, स्पेशल दैट्स द मेन फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कि ये बायर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हमारे वाले एग्जांपल में, जो ऊपर एग्जांपल हमने लिया, गवर्नमेंट ने जीएसटी मेरे ऊपर इंपोज करा था, भाई जो भी तू सेल वेल करेगा, सामान बेचेगा, वो हम तेरे को कलेक्ट करना है, मैंने आपके ऊपर ट्रांसफर कर दिया था। सो बर्डन इसमें शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये ईयरली बेसिस पर कलेक्ट होता है, साल के एंड में एक साथ पूरा हिसाब किताब बताओ, लेकिन ये जब गुड्स को बेचा जाएगा तभी इसकी जो टैक्सेशन है वो अप्लाई होगी। और ये एग्जांपल हमने इसके देखे। गॉट इट? सो दैट्स द सिनेरियो फॉर दिस इंट्रोडक्शन अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है आपका इनकम टैक्स इस वाली सीरीज में। गॉट इट? सो नाउ, तो समय की बर्बादी किए बगैर हम जरा आ जाते हैं अपने इनकम टैक्स लॉ के ऊपर, कि भाई अब आपने बात तो करी कि इनकम टैक्स हमें पढ़ना है, तो इनकम टैक्स होता क्या क्या है, जरा हमें यह भी बताइए कि इनकम टैक्स हमारा होता क्या क्या है। ध्यान देंगे दोस्तों, अभी भाई बुक से तो अंदाजा लग ही गया होगा ना, जो बुक आपके पास है कि अच्छी खासी है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी काफी बड़ा है, हमने उसको थोड़ा समराइज करा है, क्वेश्चंस वगैरह डाले हैं। ठीक है, फाइनल में और साइज बढ़ जाएगा किताबों का, डरना नहीं है, लेकिन हमें डरना नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है, समझना है, पढ़नी आसान है, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर जो अब बुक्स हम देख रहे हैं, बुक्स भाई कंटेंट बहुत सारा लिखा हुआ, अब ये सारा किसने लिखा, कहां लिखा, कब ये क्रिएट हुआ? ऐसा तो नहीं है ना कि ओवरनाइट ये चीजें बन जाती हैं, और अगर बन भी जाती हैं तो ये कभी चेंज नहीं होती, नहीं, चेंज भी होती रहती है। तो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं, यस, हमारा इनकम टैक्स लॉस। क्या कहते हैं? इनकम टैक्स लॉस। इनकम टैक्स लॉ है, किस तरह से टैक्स लगेगा, किस तरह से इनकम कैलकुलेशन होगी, क्या अदर रूल्स एंड रेगुलेशन है, किसको इनकम मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो बुक आपके पास है वो क्या है? वो इनकम टैक्स लॉज है, और उसके अंदर वो सारे के सारे तमाम प्रोविजंस जो हैं वो उसके अंदर लिखे हुए हैं। गॉट इट? क्लियर? अब बात यह है कि जो इनकम टैक्स लॉ है वो किन किन चीजों से तैयार हुआ है, किन किन चीजों से तैयार हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सारे रूल्स हैं, ये सारी रेगुलेशंस हैं, प्रोविजंस हैं हमारे इनकम टैक्स लॉस के, ये लिखे हुए हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ठीक है, हमारा जो कंट्री का इनकम टैक्स एक्ट था वो 1961 में एग्जिस्टेंस में आया था। आज़ादी हमें मिली 47 में, आपका हम रिपब्लिक हुए, हमारा अपना लॉ चालू हुआ कब? 1950 में। हम रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे इनके अकॉर्डिंगली मनाते हैं। बट यस, जो इनकम टैक्सेशन थी हमारी, जो टैक्सेशन के रूल थे इनकम टैक्सेशन के, वो ब्रिटिश वाले ही कंटिन्यू हो रहे थे। तो 61 में जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो आया, और वो हमारा अभी तक चल रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो रूल 1961 में बने थे वही अब तक चल रहे हैं, नहीं, वो हर साल चेंज होते रहते हैं। गॉट इट? सो 1961 में हमारा इनकम टैक्स एक्ट आया था, गवर्नमेंट ने इसको बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को राइट देता है कि भाई आप टैक्स बना सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा अधिकार है टैक्स बनाने का। तो ये टैक्स तैयार करा गया, और इसमें टोटल हमारे 298 सेक्शंस हैं जी। हमारे इनकम टैक्स लॉ में टोटल 298 सेक्शन है, जो अलग अलग रूल्स हम देखेंगे। सारे के सारे हमें नहीं पढ़ने इस लेवल पे, फाइनल के लिए भी बचाएंगे काफी सारा, बाकी कंटेंट वहां पे आपको करवाऊंगा। ओके, फिलहाल अभी खैर हम जो सिलेक्टेड हमारा कंटेंट होगा वो हमें देखना है। गॉट इट? क्लियर? अच्छा, एक नॉलेज वाली चीज मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने भी बोला कि जो टैक्स लॉज है, ठीक है, जो इनकम टैक्स एक्ट है, जो रूल्स हैं उसके, वो बनाने का राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान गवर्नमेंट को देता है। राइट? कौन सी गवर्नमेंट को देता है? दो गवर्नमेंट होती है। राइट? एक है हमारा सीजी और एक होती है एसजी, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट हर तरह की इनकम के लिए रूल्स प्रोविजंस बना सकती है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल
इनकम, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, याद रखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगा सकती है, एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगा सकती है। बट फ्रॉम सिंस ओल्ड टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर इनकम पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। तो एक तरह से जो पूरा मैनेजमेंट है टैक्सेशन का वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाती है, जो अभी तक नहीं लगा है। हाँ, कुछ स्टेट पे जहां पर आपका ओपीएम, अफीम वगैरह कुछ मतलब जो ठीक हम कैटेगरी नहीं मानते, अगर उनकी खेती होती है, दवाइयों वगैरह में उसका इस्तेमाल होता है, अगर उसकी खेती होती है तो वहां पर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत टैक्स लगाती है। ओके, सो सीधी सी बात है, ये राइट इन दोनों के पास है। गॉट इट? सो इनकम टैक्स एक्ट दोनों गवर्नमेंट ने, दोनों मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया कि आपको अधिकार है लॉ बनाने का, लॉ तैयार करा गया और 298 टोटल सेक्शन हमारे इनकम टैक्स एक्ट में है। ओके, अगला है इनकम टैक्स रूल 1962। ओके, जैसा कि मैंने बोला कि 1961 में एक्ट तो आ गया, लेकिन क्या जो रूल, जो लॉ उस टाइम पर बने होंगे, जो इनकम का स्लैब 1961 में डिसाइड हुआ होगा, क्या वही अब तक फॉलो होगा? ऑब्वियसली नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ईयर बाय ईयर लगातार चेंज होते रहते हैं। ओके, तो ये चेंज करने का जो राइट है, जो चेंज करने का राइट है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट तो साइड ही होगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को वो इनकम टैक्स रूल 1962 देता है, जो हमारे एक्ट के सेक्शन 295 में लिखा हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे अपनी नॉलेज है उसको एनरिच करने में काफी हेल्प मिलती है, अपनी एक्सप्लेनेशन को, अपने आंसर्स को बेटर वे में प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा बेनिफिट हमें मिलता है। क्लियर? ये पॉइंट इसके अंदर आया। साथ ही एनुअल फाइनेंस एक्ट, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये बजट है, राइट? ये बजट है। क्लियर? बजट हर साल पेश होता है, हर साल हम देखते हैं स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कंट्री के देते हैं, और उस बजट में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही होता है जो नॉर्मली हम अक्सर सुनते हैं कि यार इस बार इनकम टैक्स के रेट क्या रहेंगे, क्या रेट कुछ चेंज होंगे या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नई सेविंग स्कीम लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी। ये सारी चीजें हमारी कंट्री के बजट में होती हैं। उस बजट का एक सेक्शन होता है छोटा सा, उसमें खाली गवर्नमेंट बजट में यही तो नहीं बोलते ना इनकम टैक्स के बारे में, और बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कशन होती है, कंस्ट्रक्शन को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। लेकिन जिस सेक्शन में, जिस पार्ट में, जिस प्रोविजन में हमारा क्या नाम है, ये टैक्स रेट लिखे होते हैं, नई स्कीम्स वगैरह लिखी होती हैं, वो होता है, उसका पार्ट होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। व्हाट? एनुअल फाइनेंस एक्ट। गॉट इट? क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीडीटी, सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीडीटी, ये आपका आता है ऑब्वियसली किसके अंदर? मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। नोट कर लेंगे इसको, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। ओके, और जैसे गवर्नमेंट को पावर मिली रूल के थ्रू जाने की सेक्शन 295 में, यहां पर सेक्शन 119 ऑफ आर इनकम टैक्स एक्ट सीबीडीटी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन को यह अधिकार देता है कि आप अपने सर्कुलर्स इशू कर सकते हो, आप अपने सर्कुलर्स इशू कर सकते हो। व्हाट इज अ सर्कुलर? सर्कुलर क्या है, जरा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज सर्कुलर? ध्यान दो, जैसे कि इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन उधर आ जाएगी, जैसे कि मैं यहां पर आपको बताऊं। ठीक है, ध्यान देंगे। नॉर्मली जैसे अभी इस साल का भी बजट आने वाला है भाई, फरवरी 2021 में हमारी कंट्री का जो बजट है वो पेश हो जाएगा, बजट में क्या होता है कि भाई आने वाले एक साल यानी कि 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 ऑफ मार्च 22 तक हमारे कुछ इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं वो फॉलो होंगे।
वो हमें मानने पड़ेंगे जो हमारे बजट में कहे गए हैं। हर फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा बजट बनता है। गॉट इट। अब ये होता कैसे बजट में, आपने बहस देखी होगी। बस जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बिल पढ़ रहे हैं, अलग अलग मुद्दे बता रहे हैं, उधर से हे हो होने लग जाती है माहौल, आप देखती है लोकसभा का। अब उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। अब उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने सारे पॉइंट बोले। ओके, बोलने के बाद कुछ पॉइंट्स पर, भाई बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसके अंदर, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर सहमति नहीं हुई सबकी कि यार ये टैक्स रेट थोड़ा कम लगा है या ये टैक्स रेट थोड़ा ज्यादा लगा है, लिमिट थोड़ी कम मिली है। तो कुछ पॉइंट्स पर सहमति नहीं होती सबकी। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि यार इन एक दो पॉइंट के लिए, 2-3 पॉइंट के लिए अब बजट को थोड़ी ना रोका जाएगा। व्हाट इट, ठीक है, इन पॉइंट्स को साइड रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बाकी पास कर दो, बाकी सारे पॉइंट तो ओके करो। तो वो बाकी सारे पॉइंट ओके हो जाते हैं और कुछ पॉइंट साइड रह जाते हैं। ठीक है, अब उन पॉइंट्स को दोबारा से स्टडी करने का जो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी जाती है सीबीडीटी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन को, कि यार देखो यार वो माने इन पॉइंट्स पर, जरा देखो दोबारा रिकॉल करो उसमें क्या हो सकता है। तो अब इसमें क्या नाम है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने लग गए, समय थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, साल शुरू हो चुका है लेकिन समय थोड़ा ज्यादा हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट बोले तो सीबीडीटी ने क्या करा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन ने क्या करा, उन्होंने जुलाई में एक सर्कुलर निकाल दिया। सर्कुलर बोले तो नोटिस निकाल दिया, और उसको अखबार के जरिए, इंटरनेट के जरिए सर्कुलेट कर दिया, इशू कर दिया, पहुंचा दिया जनता तक कि भाई ऐसा है, कोई फलाना पॉइंट रह गया था पिछली बारी और उस पर हमने अब स्टडी कर ली है और ये रेट रहेगा, ये लिमिट रहेगी। गवर्नमेंट उसको नोटिस के थ्रू बता देती है और कह देती है कि ये वाला जो रूल है ये हम निकाल तो रहे हैं जुलाई में, लेकिन लागू ये अप्रैल से होगा। राइट, जो अप्लाई है ये अप्रैल से होगा। ठीक है, तो कहानी में अगर आप देखो तो एक तरह से बीच बीच में वो क्लास में नहीं होता, मॉनिटर आके बोल देता है कि भाई चलो ये पीरियड इसका फटाफट से, अरे कॉपी जमा करो वगैरह वगैरह। अब ये असाइनमेंट जो था परसों जमा करना था, नहीं कल ही करना है, होता है ना ऐसे बीच बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन, तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर्स इशूड बाय सीबीडीटी। ओके, तो इसके जरिए भी हम फैसला लेते हैं, अपने जो रूल्स वगैरह हैं उनको बनाया जाता है। ओके, गॉट इट, क्लियर हुआ। चलिए वापस आते हैं, इधर आइए थोड़ा सा। ओके, नाउ अब उसके बाद ऐसे ही अगला पॉइंट हमारा है केस जजमेंट। दोस्तों कई बार क्या होता है, कुछ चीजें, कुछ सिचुएशन ऐसे अराइज हो जाते हैं जिनके बारे में हमारे इनकम टैक्स लॉ में पहले कुछ नहीं लिखा था, XYZ कुछ भी। तो उसमें तो उस केस में फिर गवर्नमेंट तो कहती है टैक्स लगेगा, लेकिन जो जिसकी इनकम क्रिएट हुई है वो मना कर देता है कि भाई नहीं, ये तो एक्ट में नहीं लिखा, मैं क्यों टैक्स दूं आपको, ऐसे तो नहीं होगा, है ना, सीधी सी बात है। अब फिर क्या, केस हो जाता है, केस चलता है, फिर गवर्नमेंट कह रही है भाई पैसे लो इससे और वो कह रहा है मना करो, तो केस चलता है सुप्रीम कोर्ट, अपना हाई कोर्ट वगैरह में। और जब उस केस का फैसला आता है ना, पे टैक्स पे करा या नहीं करा, व्हाटएवर, वो तो डिपेंड करेगा लॉ पर, ठीक है ना। उस फैसले को, उस डिसीजन को, उस जजमेंट को लॉ बना दिया जाता है। क्यों कि यार अगर आगे से दोबारा से ऐसा केस अगर अराइज हुआ तो फिर थोड़ी ना दोबारा से केस लड़ते रहेंगे हम, नहीं, ये फैसला हो गया ना। अब ऐसी कोई सिचुएशन अगर आगे आपकी अराइज होगी तो सीधी सी बात है, इसी जो फैसला अभी लिया गया है उसके आधार पर ऑटोमेटिकली उसका भी फैसला ले लिया जाएगा, उसके लिए दोबारा से केस लड़ने की जरूरत नहीं है। तो जो फैसले लिए जाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, वो भी इनकम टैक्स डिसीजंस को लेने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, एंड द लास्ट इज व्हाट, यस, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कौन जारी करती है? यस, हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका ये छोटा लड़का, ये सीबीडीटी, ये गवर्नमेंट ने बनाया होता है। तो कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिस अलग तरीके से नया कुछ भी जारी कर दें, रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे वो भाई और बहनों आज से 500,000 के नोट नहीं चलेंगे, ठीक है, ऐसा हो गया था ना, दैट्स व्हाट। तो और अगर किसी के पकड़े गए तो इतना टैक्स लगेगा। तो ये जो चीज थी, जो भी था, पैसे शो कर दो इतना टैक्स लगेगा, ये क्या थी? ये एक नोटिफिकेशन थी
जो गवर्नमेंट ने अपना जारी करी थी। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं जिनसे मिलकर हमारा इनकम टैक्स लॉ बनता है, तैयार होता है, और इसके इनकम टैक्स लॉ के अंदर लिखे गए रूल्स के बिहाफ पर हम डिसीजन लेते हैं अपने इनकम टैक्स का। क्लियर, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इन सब की हमने यहां पर जो एक्सप्लेनेशन है वो भी अपना लिखी हुई है। तो जैसा कि आपका यहां पर बोला गया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये आपका 1 अप्रैल 1962 से शुरू हो गया था। एक्ट 61 में बनके तैयार था, पास करवा लिया था, लागू 1 अप्रैल 62 से बोला गया। 298 शायद ही मैंने बताए थे, ये सेक्शन हमारे एग्जिस्ट होते हैं, और टोटल 14 इसमें शेड्यूल्स हैं, सेक्शंस आपके, सेक्शंस के अलावा। ओके, और सेक्शन के अंदर अपने जो होते हैं क्लॉज और सब सेक्शंस वगैरह होते हैं अपने जो ब्रैकेट, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के, सब सेक्शन वगैरह जो भी है। तो खैर ये इतना डेप्थ में आपको नहीं जाना, ये लॉ का हिस्सा बन जाता है, आपको बस मालूम होना चाहिए ओवरव्यू इन चीजों में तो ओके। क्लॉज जैसे कि आपका ये एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, यू जस्ट हैव टू रीड ओवर इट। हाँ, ये चीज मैं जरूर बताऊंगा, ये अक्सर ये वर्ड आपके आ जाते हैं, प्रोवाइजो एंड एक्सप्लेनेशन। अ सेक्शन में ऑल्सो हैव प्रोवाइजोज एंड एक्सप्लेनेशन। प्रोवाइजो क्या होते हैं? इट गिव्स एक्सेप्शंस टू द प्रोविजन। जो रूल बना हुआ है ना, जो रूल बना हुआ है, जो सेक्शन लिखा हुआ है, उसकी एक्सेप्शंस कि ये प्रोविजन यहां लागू नहीं होगा, ये सेक्शन यहां लागू नहीं होगा, उसको हम प्रोवाइजो कहते हैं। और यस, एक्सप्लेनेशन तो हम जानते हैं, कितना लिख चुके हैं ऑलरेडी, इतने पेपर भरे हमने। जो क्लैरिफिकेशन होती है कोई भी रिलेटेड, उसको हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। गॉट इट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एनुअल फाइनेंस एक्ट की मैंने आपके बारे में बात करी, जो हमारा ये बजट होता है पार्लियामेंट्री सेशन में, जो आपका बजट पेश होता है, उसको एनुअल फाइनेंस एक्ट कहते हैं। इसमें टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। जब फाइनेंस मिनिस्टर क्या नाम है, संसद भवन में घुसते हैं अपना बजट पेश करने के लिए, तो वो जो बजट होता है ना, तब वो बिल होता है, तब क्या होता है, बिल होता है। और जब पूरा हंगामे के बाद बोलते हैं कितने एग्री है, ऐसे करके हाथ खड़े करते हैं, ओके, कि हाँ हम एग्री हैं, मतलब जब सब सहमत हो जाते हैं कि हाँ ओके, तो वो जो बिल है वो एक्ट बन जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिल एंड एन एक्ट। तो जो बिल है वो पास होने के बाद एक्ट बनता है, एग्जिस्टेंस में आता है। ओके, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंज। पिछले साल क्या रूल था, इस साल क्या अप्लाई होगा, उस चेंजेस को हम अमेंडमेंट कहते हैं। और रेट, टीडीएस, एडवांस टैक्स, इसको अभी आप इग्नोर करेंगे। इग्नोर क्यों? क्योंकि अभी इन चीजों का मतलब आपको नहीं पता है। तो ये चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, उसके बाद इनकम टैक्स रूल की हमने बात करी, ठीक है। सीबीडीटी गवर्नमेंट ने इसको एस्टेब्लिश करा हुआ है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नोटिफिकेशंस जो गवर्नमेंट अपनी जारी करती है, सर्कुलर्स जो सीबीडीटी जारी करता है, ये अभी हमने सारा का सारा पढ़ा। और यस, केस लॉस जो हमारे हाई कोर्ट में, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो जारी करे हैं अलग अलग लेवल पे, ठीक है, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इसके अंदर आएंगे। ओके, सुनाओ, अभी तक की डिस्कशन के बिहाफ पर हमने अपने जो पॉइंट्स हैं वो देखे। अभी तक हमने समझा कि टैक्स हमारा है क्या। पहले तो टैक्स का मीनिंग समझा, उसके अंदर हमने इनकम टैक्स की बात करी कि भाई इनकम टैक्स हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये बना कैसे है, तो उसके कंपोनेंट्स हमने देखे। ओके, नाउ अब शुरू करते हैं, अब कंटेंट स्टार्ट करते हैं अपना हम डेफिनेशंस का। कुछ बेसिक चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, हम पढ़ने तो जा रहे हैं, ठीक है भाई। जब अगर हम बात करें, कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा, कोई भी चैप्टर होता ना कि भाई सोशल स्टडीज में हम पढ़ते थे, अपना ज्योग्राफी में पढ़ते थे कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर, दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो वो चैप्टर किससे रिलेटेड है, उसमें जो टर्म्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो क्या है, वो अगर हमें पहले से पता हो तो सीधी सी बात है, काम आसान हो जाता है। ओके, तो जैसे बोल देंगे, मैं जैसे साइंस में बोल दिया कि ये फलाना हमने पेन ऊपर उछाला और ये नीचे आया और ग्रेविटेशनल फोर्स इसका इतनी स्पीड से इसको खींच रहा है वगैरह वगैरह, आई डोंट नो क्या क्या था, नमस्ते कह दिया था 10th के बाद ही, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से मिलना था। तो अब ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हमें मालूम हो तभी तो आगे पढ़ेंगे। तो सेम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमें
मालूम होनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज आप याद रखिएगा, हालांकि लॉ में ये आपने ऑलरेडी शायद पढ़ लिया हो या ऑब्जर्व भी करा हो, किसी भी एक्ट में मोस्टली, आई थिंक, आई एम श्योर, जितने मैंने पढ़े उतने में तो यही है, जो बेसिकली डेफिनेशंस होती हैं वो याद रखिएगा दोस्तों हमेशा सेक्शन 2 में लिखी रहती हैं, और वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में। ओहो, अल्फा लिख देता हूं मैं, आपको समझ आ जाएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, मतलब जिसकी डेफिनेशन ए से शुरू हो रही होगी वो स्टार्टिंग में ही आ रहा होगा, ठीक है, उसके बाद ABCD, आप समझ गए, ठीक है, इस ऑर्डर में लिखी रहती है, सेक्शन 2 में ही होती है। ओके, सो बट ऑब्वियस है, जैसा कि मैंने बोला, इनकम टैक्स बहुत ज्यादा वास्ट है, सो सारी डेफिनेशन हमें नहीं डिस्कस करनी है, हम सारी डेफिनेशन नहीं डिस्कस करने वाले हैं, जो मेजर डेफिनेशन है जो मालूम होनी चाहिए हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, जब कोई पर्टिकुलर चैप्टर हम डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें इस्तेमाल होने वाली डेफिनेशन वहां पर पढ़ी जाएगी। ओके, तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हमारी है कि हम कौन हैं, हम भारत हैं, हम एक देश हैं। ओके, और वो देश, वो इंडिया, वो है क्या चीज कवर कर रहा है इंडिया? तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें यहां पर, दैट इज टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या क्या आ रहा है? टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो वो जो दिखाई देता है हमें हमारे मैप में, ठीक है, बड़ा प्यारा सा, भाई जम्मू कश्मीर से लेकर ऊपर, अब तो हो गया ना, अब तो हिसाब बराबर ही कर दिया, सब कुछ अपना ही है, जो नहीं है देखेंगे बाद में, पर ठीक है, अब तो वो कंफ्यूजन खत्म हो गई। तो जम्मू कश्मीर से लेकर अपना तमिलनाडु होता है एंड में, केरला होता है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु ऑब्वियसली, राइट, सॉरी, ठीक है, और अंडमान निकोबार भी, लक्षद्वीप भी, ठीक है, इधर अपना गुजरात से लेके अरुणाचल। तो ये जो पॉलिटिकल मैप हमें दिखाई देता है, दैट इज इंडिया। प्लस और इंडिया क्या क्या है? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एंड सी बेड्स एंड सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर। व्हाट इज दैट? ये क्या होता है? देखो, कभी गए हो गोवा घूमने? तुम्हारा तो कैंसिल ही होता रहा होगा, बहुत सारों से पता है, पेरेंट्स कहां जाने देते हैं, पर सम पिक्चरों में तो देखो, पिक्चरों में देख के तो खुश होना भी आजकल, ठीक है। तो गोवा या किसी और, मतलब सीधी सी बात है, समुद्र के किनारे, ठीक है, तो समुद्र के किनारे हम क्या देखते हैं भाई? ये जैसे ये भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे पेड़ हैं आपके, यहाँ पे लोग हैं, घर बने हुए हैं, और उसके बाद जब जमीन खत्म हो जाती है तो तब अपना, यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूं, ड्राइंग देखो खराब है मेरी, मजाक नहीं उड़ाया कोई, ये पानी शुरू हो जाता है ना, ये अपना पानी शुरू हो जाता है। क्लियर? अब जो TWI है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, ये इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स है वो ये कहते हैं, जो मिट्टी है, खाली वही इंडिया नहीं है, खाली वही इंडिया नहीं है, याद रखिएगा, उसके आगे 12 NM यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है। वो जो पानी है ना, 12 नॉटिकल माइल्स लगभग 21 किलोमीटर के आसपास और पड़ता है, तो वो भी इंडिया ही है। ओके, मैप तो है, वो भी इंडिया है। प्लस खाली ये पानी की सतह नहीं, इसके नीचे ये जो रेत है, यहाँ पे अपने कुछ अपना होता है ना, वो कोरल्स वगैरह हैं, दैट सब कुछ वो भी आपका इंडिया माना जाएगा, दैट इज ऑल्सो इंडिया। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो द्वीप जो निकलने हुए हैं, यहाँ पे कोई द्वीप आ गया है, मिट्टी आ गई फिर से, ये भी इंडिया है, इसको भी इंडिया कहा जाएगा। ओके, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कस्टम में आइएगा तब डिटेल में इसको आपके साथ चर्चा होगी, कस्टम एक्ट में। फिलहाल अभी समझने के लिए ये तो इंडिया है ही, प्लस आगे चल के 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 NM तक भी इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मतलब वहां पर अपनी वो गतिविधियां, तेल निकालने का काम, कुछ मिनरल निकालने का काम समुद्र वगैरह में कर सकते हैं, तो वो पार्ट भी इंडिया का माना जाएगा। एंड एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन एंड एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड TWI। तो मैरीटाइम जोन यहां पर अंडमान निकोबार वगैरह के लिए स्पेशली, जो बिल्कुल हटके है ना, बट दीज आर द पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, और हाँ, एयर स्पेस, ये मिट्टी हमारी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हवा किसी और की है, उसके ऊपर की जो टेरिटरी वो किसी और, नहीं, वो भी हमारा है भाई।
तो वो ये नहीं कि मतलब कि भाई ठीक है जमीन तुम्हारी है तो ऊपर से पाकिस्तान वाले अपने जहाज ले जा रहे हैं, ठीक है कुछ करने, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? तो भैया यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो पता नहीं कौन कौन से खरीदने में लगे हुए प्रधानमंत्री हमारे, खतरनाक खतरनाक से, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, उधर ही रहो। ये हवा भी क्या है, हमारी है, कुछ हुआ तो दिक्कत तो फिर बस तुम भूलो उस बात को। क्लियर जी? तो ये हमने यहाँ पर इंडिया की बात करी, तो ये एक डेफिनेशन जो इंडिया की हमें मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें कवर होती हैं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, ये हुई ना बात। अब आई है डेफिनेशन, तो अब आई है असली डेफिनेशन, एंड दैट इज व्हाट असेसी। दैट इज व्हाट असेसी। ये वर्ड सबसे ज्यादा हमारा इस्तेमाल होने वाला है हमारे इस पूरे सिलेबस में, एंड दैट इज व्हाट असेसी। अच्छा, ऊपर अभी डेफिनेशन देखी थी आपने? देखी थी ना? क्या था सेक्शन? अभी मैं वैसे शॉर्ट में बताऊंगा आपको। सेक्शन 2 ठीक है आपका डेफिनेशन का, मैंने बोला। और सेक्शन 2 के साथ जो अंदर है 25A, इसको सबसेक्शन कहते हैं। ठीक है, सेक्शन के अंदर जो बाकी पॉइंट लिखे हुए हैं, पॉइंट के अंदर पॉइंट, तो पॉइंट ये सेक्शन है, उसके अंदर का जो पॉइंट है सबसेक्शन है। गॉट इट? अब जो इंडिया की डेफिनेशन है वो 25A में लिखी हुई है, सबसेक्शन है ना, इसको याद रखेंगे। जरा एसएससी की बताना सर, वो 7 में लिखी हुई है, वो 7 में लिखी हुई है। सो ए 7 पे है, ए 7 पे, और भी ए से डेफिनेशन होगी, बट एसएससी ए इज इन 7, ओके। बट इंडिया आई 25, मैंने बोला ना अल्फाबेटिकली, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में हमारी डेफिनेशंस शुरू होती हैं। तो इंडिया की आपने पढ़ ली, हाँ एसएससी की आपको डेफिनेटली याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एसएससी की। अब सवाल ये है कि एसएससी होता क्या है? तो हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 क्या कहता है कि हु इज एसएससी। डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, जिसके लिए कैलकुलेशन होगी, जिसके लिए कैलकुलेशन होगी, किसकी कैलकुलेशन? इनकम की कैलकुलेशन। क्या निकालेंगे? उस पर टैक्स निकालेंगे, उसको बताएंगे कब तुझे जमा करना है, कितनी सेविंग करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें, पूरी कंसल्टेंसी, वो एसएससी होता है, वो एसएससी होता है। भाई इस सिलेबस में हम क्या करने वाले हैं? हम भाई कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें होगा, उस क्वेश्चन में कोई नाम होगा, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर अब्दुल, ठीक है, राजेश जी, राकेश जी, इन्होंने इतनी इनकम जनरेट करी, इनका टैक्स निकालो, ये फलाना कंपनी ए बी लिमिटेड, एक्स वाई लिमिटेड, ठीक है, कोई भी लिमिटेड है ना। तो सीधी सी बात यहां पे क्या निकल कर आई कि जिसके लिए टैक्स कैलकुलेशन होती है, जिसका हिसाब किताब लिया जाता है, जो टैक्स पे करता है, वो एसएससी होता है। तो शॉर्ट में तो ये है हमारी डेफिनेशन, ठीक है, शॉर्ट में तो हमारी डेफिनेशन ये है, ओके। बट ऑब्वियसली लॉ पढ़ रहे हो भैया, ऐसे ही थोड़ी ना, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर कंसिडरेशन हमें माननी पड़ेगी। तो हमारा सेक्शन क्या कहता है, एसएससी कौन है? तो पहले तो उसने बिल्कुल साफ शब्दों में बता दिया कि हर प्रकार का एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट, उसे एसएससी बोला जाएगा। जिस व्यक्ति को टैक्स पे करना है, और कुछ और भी पे करना पड़ सकता है, पेनल्टी वगैरह, लेट पेमेंट करी है, इंटरेस्ट लगा है एक्स्ट्रा, कुछ भी, वो एसएससी होगा। क्लियर? इट इंक्लूड्स, थोड़ा सा अब इसको इलेबोरेट करते हैं। पहला क्या है? टैक्स पेबल, तो ये तो यही वाली बात हो गई, ठीक है, जो टैक्स पे कर रहा है उसको हम एसएससी बोलेंगे। साथ ही प्रोसीडिंग स्टार्टेड, जिसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने की, वो भी एसएससी माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने भी, कि वो एसएससी जो है, क्या नाम है, कह रहा है कि इनकम जनरेट हो गई, वो लॉ में नहीं लिखी थी, अब केस चल रहा है, तो सीधी सी बात है प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, काम धाम उसका शुरू हो गया टैक्स कैलकुलेट करने का, कितना बनेगा वगैरह वगैरह, तो उसको भी एसएससी माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ यस, ये वाला पॉइंट, डीम्ड एसएससी, ये अच्छा पॉइंट, डीम्ड एसएससी। और इसमें मैं एक वर्ड आपको बता दूं, रिस्पेक्ट ऑफ हिम लीगल हायर सच पर्सन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दैट इज व्हाट आपका सच रिफंड वाला, हालांकि इधर भी आ रहा है बट मैं यहां पर भी रिफंड लिखता हूं। दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, दो एग्जांपल देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ना टीडीएस होता है, वो भी यहाँ पे लिखा नहीं है, मतलब थोड़ा मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसमें क्या होता है, जब इनकम जनरेट होती है
उसी टाइम पर टैक्स काट लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास एम्प्लॉय हूं, नमस्ते मालिक जी, ठीक है, मैं आपके पास एम्प्लॉय हूं, ओके, आप मुझे पगार देते हो मैं 10,000 रुपये महीना, है ना, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, 10,000 रुपये क्या होता है आजकल 10,000 रुपये, मालिक थोड़ा बढ़ा दो, तो आपने भी वही अगले महीने आ जाना। खैर 10,000 रुपये आप मुझे पे करते हो महीने के, और साल के कितने हो गए, 1,20,000 रुपये। अब 1,20,000 रुपये जो है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5-3 लाख रुपए तक वैसे कोई टैक्स नहीं लगता, अब वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ऑब्वियसली 1,20,000 रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। आप क्या करते हो, आपकी पापी नजर मेरे ऊपर, आपकी पापी नजर क्या, 10,000 रुपए देते तो हो, उसमें से भी 1,000 रुपए टैक्स के काट लेते हो, ओके। तो अब टीडीएस गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से वो आप सीधी सी बात है आपने काट लिया। अब नतीजा क्या निकल कर आया यहां पे कि आपने हर महीने मेरा 1,000 रुपए टैक्स काटा, साल का कितना हो गया, 12,000, ओके, और मैं गवर्नमेंट, और आपने वो गवर्नमेंट को जमा करा दिया, ऐसे करते हैं टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। अब मेरी टोटल इनकम 1,20,000, टैक्स देना बनता भी नहीं था, फिर भी मेरे नाम के हिसाब से, फिर भी मेरे नाम के इनकम के हिसाब से मेरे नाम का 12,000 रुपये पहुंच गया है। मैं कहूंगा गवर्नमेंट से जी वापस दे दो, गवर्नमेंट के वापस नहीं बनता था, इन्होंने काटा है, आपके रूल बना रखे थे जो भी, पर मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है, वापस दे दो। तो गवर्नमेंट कहते हैं ठीक है दे देंगे वापस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमें लिख कर दीजिए, हमें ये रिपोर्ट जमा करिए अपनी कि भाई ऐसे ऐसे फलाना फलाना इतने पैसे यहां से काटे गए। उस चीज को कहते हैं रिटर्न, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। तो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न जब मैं फाइल कर देता हूं ना, तो भले ही मैं टैक्स पे नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट से वापस टैक्स मांग रहा हूं, उसको बोला जाता है आपका डीम्ड एसएससी। मैं कौन बन गया, डीम्ड, कि भाई मैं था तो नहीं, पेबल तो नहीं बनता था, बट मैं बन गया, फिर भी रिटर्न वगैरह मुझे फाइल करनी पड़ी। सो दैट इज व्हाट आपका डीम्ड एसएससी। ऐसे ही कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी के ऊपर टैक्स लगता है, क्लियर, कंपनी की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगता है, बट कंपनी थोड़ी ना कुछ होती है, कंपनी को कौन चलाता है, डायरेक्टर चलाता है, ओके, कौन चलाता है, डायरेक्टर चलाता है। तो डायरेक्टर्स आर लाइक डीम्ड एसएससी फॉर द आपका क्या नाम है, कंपनी, कि उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, आपके डायरेक्टर होंगे। तो दैट इज व्हाट डीम्ड एसएससी, ओके। yes, and last point is लीगल रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, हम इसको बोलेंगे। नॉर्मली होता ना, जैसे कि मूवीज में देखते हैं हम कि भाई एक बच्चा है छोटा सा आपका 5-6 साल का, एक एक्सीडेंट में विलन ने उसके पेरेंट्स को मरवा दिया पूरा कब्जा करने के लिए, लेकिन जैसे वो कब्जा करने पहुंचता है तो एक वसीयत सामने आ जाती है कि भाई ये जब तक बच्चा 25 साल का नहीं होता है सब कुछ इसके नाम रहेगा, ये फैक्ट्री सब इसके नाम रहेगी, और इसको कुछ हो गया तो सीधी सी बात है सब गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। होता ना, ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कंडीशन क्या, नतीजा क्या निकल कर आया यहाँ पे कि विलन को कुछ नहीं मिला, और उल्टा अब 25 साल तक उसकी सेवा और करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अब वो जो छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, 10-12 साल का, उसको थोड़ी ना पता है टैक्स क्या है, बट जबकि सब सारी की सारी इनकम उसके नाम पे जनरेट हो रही है। सो इन दैट सिचुएशन जो उसके बिहाफ पर टैक्स भरेगा, यानी कि जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसे एसएससी कहा जाएगा, ओके। तो ये हमने यहां पर एसएससी की जो कंसेप्ट है उसको हमने डिस्कस करा। इसके अलावा हाँ, द लास्ट पॉइंट इज व्हाट आपका एसएससी बाय डिफॉल्ट। कभी आपने पिछले 2-3 सालों में टैक्स नहीं भरा था, लेकिन टैक्स था आपका, निकल के आया, गवर्नमेंट ने पता लगाया, आपको नोटिस भेजा, तो अब आप एसएससी थे तो नहीं पर बन गए, दैट इज व्हाट एसएससी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। टीडीएस के केस में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपका इसके अलावा टैक्स कलेक्शन के केस में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ओके। सो दैट इज व्हाट एसएससी बाय डिफॉल्ट। तो ये हमने एसएससी की डेफिनेशन यहां पर लिखी, और जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में था तो आपका ये 7 के अंदर, सबसेक्शन 7 के अंदर ये पॉइंट हमारा कवर हुआ था। गॉट इट, क्लियर। चलिए आगे आएंगे हम, अब आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण डेफिनेशन पर, एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर। अब देखो पर्सन बोले तो एसएससी, बोले तो ए स्टार्टिंग में 7 है ना, इंडिया आई थोड़ा आगे चला गया 25 ए, पर्सन पी ये 31 पे पहुंच गया। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारी जो डेफिनेशंस हैं वो लिखी जाती हैं सेक्शन 2 में। खैर पर्सन की बात करते हैं। टैक्स किसके ऊपर लगेगा,
बात यह है कि जो टैक्स है वो किसके ऊपर लगेगा, किसके ऊपर एग्जिस्टेंस आएगी, कौन कौन टैक्स पे करेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा। अब ये पर्सन कौन है? मैं, आप, हमारे जैसे आम लोग कौन है? कौन है वो? बोलो बोलो, कौन है? ठीक है, कौन था रसोई में? कौन था? नहीं, रसोई वटेवर जो भी था, कौन है जो आपका टैक्स पे करेगा? तो ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ने बोला कि पर्सन जी जो हैं हमारे 31 वाले, पर्सन जी 31 वाले, ठीक है, टैक्स पे करेंगे। कौन है ये पर्सन? इसमें भांति भांति के लोग हैं, तरह तरह के इसमें लोग हैं जो कवर करे गए हैं। एक तो है साधारण सा प्राणी, इंडिविजुअल, एक दो पैरों वाली प्रजाति, इंडिविजुअल, पर्सन, मतलब पर्सन इंडिविजुअल, हम जैसे आम लोग, ठीक है, वो आपके पर्सन के अंदर इंक्लूड होंगे। कहने का मतलब जो टैक्स है वो पर्सन के ऊपर लगाया जाएगा। जब हम बोल रहे हैं तो उसके अंदर जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो क्या है? इंडिविजुअल, जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है, जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो स्पेशल केसेस है, इसको कोई बात नहीं, अभी आप इसको छोड़ के चल सकते हैं क्योंकि ये बहुत डेप्थ हो जाएगा, अभी धीरे धीरे कवर हो जाएगा आपका। बट द इन शॉर्ट अगर हम बात करें इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, और कौन कौन है, और कौन टैक्स देगा जी? ऐसा है जो HUF है हमारा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बिजनेस स्टडीज 11th क्लास पढ़ा था हमने। यस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक फैमिली अपने एक रिस्पेक्टिव बिजनेस में इन्वॉल्व है, वही काम करती है। सबसे घर का बड़ा आदमी मैनेजर होता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं, जो कुछ नहीं करता है। क्लियर? तो HUF को अलग कैटेगरी यहां पे दी गई है। हालांकि अब HUF बहुत कम रह गई है इंडिया में, जो रजिस्टर्ड मेरे ख्याल से 100 भी नहीं होंगे इंडिया में, जहां तक मुझे थोड़ा अंदाजा है, बाकी हो सकता है मैं गलत हूं। बट यस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के थ्रू अब बिजनेस बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि अब यस, अगला पॉइंट, यानी कि हमारे पार्टनरशिप फर्म्स अब ज्यादा एग्जिस्ट होने लगे हैं। लोग पार्टनरशिप के थ्रू ज्यादा काम करते हैं, तो इसीलिए जो पार्टनरशिप फर्म है उनको भी पर्सन की कैटेगरी में रखा हुआ है। मैंने और आपने मिलकर कोई बिजनेस प्लान डिसाइड करा कि चलो भाई ये फलाना काम करते हैं, प्रोडक्शन करेंगे, चीज करेंगे, सर्विसेज देंगे, जो भी हम दोनों ने आपस में मिलकर पैसा लगाया, इन्वेस्ट करा। सो वी फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप। ओके, कि भाई वी एंड आपका नाम क्या? हाँ जी, विनीत एंड ये, विनीत एंड आप एसोसिएट्स, ये पार्टनरशिप फर्म है। तो जो इनकम कैलकुलेट होगी मेरी सेपरेटली कैलकुलेट नहीं होगी, आपकी सेपरेटली कैलकुलेट नहीं होगी, हम दोनों की कंबाइंड इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होगी। ओके, उसको उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। हमारी इनकम दोनों की अलग अलग नहीं ट्रीट होगी। तो कैसे कैलकुलेट होती है वो हमारा सिलेबस में है आगे। ओके, बट द थिंग इज कि टैक्स अप्लाई होगा पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारा आता है यस कंपनी। कंपनी को भी पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है कि जो टैक्स लगेगा वो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर लगेगा, मुकेश अंबानी के ऊपर नहीं लगेगा। टैक्स जो लगेगा वो टाटा स्टील एक कंपनी के ऊपर लगेगा, उसके डायरेक्टर्स के ऊपर नहीं लगेगा। हाँ, वो बात अलग है, रिस्पॉन्सिबल वही है इनडायरेक्टली, जैसे डीम्ड एसएससी की बात अभी करी थी हमने। बट द थिंग इज जो लॉज एप्लीकेबल होंगे वो कंपनी के ऊपर होंगे। ओके, और ऐसे ही आएगा लोकल अथॉरिटी। ये जानते हैं क्या? आपकी अपने एरिया की कोई ना कोई म्युनिसिपल अथॉरिटी जरूर होगी, जो नगर निगम है वो जरूर होगा। जैसे दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो जैसे यहां पर एनडीएमसी है, एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऐसे ही दूसरा जो पार्ट है दिल्ली का दैट इज एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ऐसे ही क्या नाम है ये मुंबई का, मुझे मालूम है दैट इज बीएमसी, बॉम्बे बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, वाटर सप्लाई के लिए अलग अलग लोकल अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ये भी पर्सन के अंदर आती हैं। इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, इनकी जो इनकम होंगी उसको भी टैक्स पे करना होगा, डेफिनेटली पे करना होगा, राइट। एंड देन फाइनली अगर हम देखें कितने पॉइंट हो गए, हाँ 5 हो गए भाई, दो और हैं राइट।
दो और हैं, कौन कौन है? एक है BOI, बोई, बोई, बोई बोले तो, बोई बोले तो BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स कहां थे? ये थे। तो एक अकेला इज इंडिविजुअल, लेकिन जब दो इंडिविजुअल कंबाइंड होकर अपनी इनकम रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी इनकम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक अ जॉइंट वेंचर, वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता है। तब उनकी कंबाइंड इनकम पे टैक्स लगता है। एंड यस, ठीक उसी तरीके से अगर मान लो, ये तो BOI, इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल, लेकिन मान लो कोई इंडिविजुअल अपना काम किसी HUF के साथ मिलकर करता है, या कोई पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी के साथ मिलकर काम करता है, या कोई HUF लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर करती है ना, तो उसे बोला जाता है AOP, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या बोला जाता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब ये 5 लोग हैं ना, 5 में से आपस में कोई 2 या 2 से ज्यादा मिल गए तो उसको क्या बोलेंगे? AOP। लेकिन खाली इंडिविजुअल ही आपस में मिले तो उसको बोला जाता है BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ओके, सो दीज आर द कंटेंट्स जो हमारे पर्सन की डेफिनेशन में कवर होते हैं। याद रखेंगे, पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 P है, थोड़ा बाद में आएगा ना। ये साफ साफ कहता है, गवर्नमेंट कहती है इस सेक्शन के जरिए, इस सेक्शन के जरिए गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स लगेगा पर्सन के ऊपर। पर्सन कौन? खाली वही प्राणी जो 2 पैरों पर चलता है? नहीं, हम सबको कवर करेंगे इसके अंदर। इसमें हमने इंडिविजुअल भी कवर करे, अपने पार्टनरशिप फर्म भी कवर करे, हमने कंपनी, लोकल अथॉरिटी और जो कंबाइंड अगर अपना कोई बिजनेस कर रहा है उसको भी कवर करेंगे। ओके, तो जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, मतलब हमने ओवरव्यू लिया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, ये इसके बारे में नोट हमारा इसमें, जैसे ये बोला हुआ ना कॉपरेंसर्स, मतलब वही करता जो पता नहीं कुछ करता है नहीं करता। ये अलग अलग स्कूल्स हैं जो हिंदू लॉज हैं, आपका दयाबाग और मितकशारा, बट जस्ट रीड इट, नॉट एज पर द सिलेबस रिक्वायर्ड। गॉट इट? कंपनी के बारे में, कंपनी की डेफिनेशन ये देखो, कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन C आ गया ना, स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है, 17 पर। ओके, कंपनी आपका 17 पर। ऐसे ही फर्म F आ गया सेक्शन 23, ये आपका कवर होगा। यस, एग्जैक्टली। और बाकी 3 पॉइंट, पहले लोकल अथॉरिटी, ठीक है, और आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एंड यस, माफ कीजिएगा, एक और कौन है? AJP, BJP नहीं, दैट्स AJP। ओके, AJP मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर कोई पर्सन, ठीक है, व्यक्ति नहीं बोलेंगे, व्यक्ति इंडिविजुअल हो जाता है। अगर कोई पर्सन इनमें कवर नहीं हो रहा, इन सब में कवर नहीं हो रहा, वो इसमें कवर होगा। एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन से क्या मतलब है आपका? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन से क्या मतलब है आपका? जो एक ठप्पे के दम से स्थापित है और काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल्स, कॉलेजेस, मंदिर, मस्जिद, मतलब जो भी आपके चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन, आपका अपना इंस्टीट्यूशन। ओके, भाई जैसे मैं स्कूल की बात करता हूं, आप जब स्कूल की फीस पे करते हो, करी थी, नॉट सॉरी, अब तो पास हो गए, करी थी जब, या इंस्टीट्यूट को आपने फीस दी है जब, ओके, तो जो स्लिप आपकी आई उस पर लिखा थोड़ी ना होता कि जी मैं आज सुबह फीस जमा नहीं करा और ये फलाना मिस्टर श्याम सिंह वहां पे मिले, उनको मैंने फीस दे दी, ऐसा तो नहीं लिखा होता ना। उस पर इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है, ICAI, ICMI, ICSI, जो भी इंस्टीट्यूट है हमारा, क्लियर, बार काउंसिल, अगर लॉ कर रहे हो तो ओके, कुछ भी हो सकता है। तो इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है कि फीस इंस्टीट्यूट को दी गई है। तो वो इंस्टीट्यूट काम कैसे करता है? अपनी सील से, अपने ठप्पे से काम करता है, ठीक है। ऐसे मंदिर में जो एक चढ़ावा जाता है, उनकी भी इनकम कैलकुलेट होती है ट्रस्ट के थ्रू। बैंक्स होते हैं हमारे, ठीक है, बैंक्स की जो इनकम है वो कैलकुलेट होती है। तो ये सब कौन है? दीज आर AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस। इनको छोड़ना किसी को नहीं है, सब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए सबसे, भैया हमें चाहिए पैसा, जो भी कुछ कमाया हमें टैक्स देना पड़ेगा। ओके, सो ये पॉइंट्स हमारे जो एसएससी की डेफिनेशन में हमारे कवर हुए, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट था हमारा, एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो ऊपर की कैटेगरी में नहीं आ रहा है।
तो एग्जाम्पल यहाँ पे वही आ गया आपका, यस, मंदिर वगैरह एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखा हुआ है। गॉट इट? सो आई होप यू गॉट दीज डेफिनेशंस। उसके बाद जरा 2-3 डेफिनेशन और हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आओ जरा इसको डिस्कस करें। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट। अरे अभी मैंने आपको जरा बताओ 231 में किसकी डेफिनेशन थी? 231 में सर थोड़ा लेट है, इसमें तो हमने पी पढ़ा है सबसे लेट, पर्सन है, पर्सन। ये डेफिनेशन है सर, ये डेफिनेशन है 232। अरे ये तो अगले में ही लिखी हुई है, ये 232 ये तो अगले में ही लिखी हुई है दोस्तों। ये भी पर्सन की ही डेफिनेशन है, लेकिन वो पर्सन कौन है? वो पर्सन है आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला। थोड़ा मतलब बड़ा आदमी सा लग रहा है ना, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला। ठीक है, अब ये होता क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? याद रखिएगा, एनी पर्सन हु इज बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स not being shares entitled to fixed rate of dividend, in short equity shares, in short equity shares, okay, whether participating in profit or not, holding लिखेंगे मेरे साथ यहां पे 20% और मोर, होल्डिंग 20% और मोर। सीधी सी बात है, अगर किसी पर्सन वर्ड कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी, और आपका कोई कंपनी भी, कंपनी में अपना शेयर जब बनाती हैं, या एचयूएफ भी, पार्टनरशिप फर्म भी, जब वो किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में, ठीक है, जब ये बोल रहा है ना नॉट बीइंग शेयर्स एंटाइटल्ड टू फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, फिक्स्ड रेट वाले कौन से होते हैं? प्रेफरेंशियल होते हैं, ठीक है, हम उनके अलावा बात कर रहे हैं, यानी कि इक्विटी, वो 20% या उससे ज्यादा होल्ड कर लेते हैं, तो उनको कहा जाता है कि उनका उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, अच्छी खासी पकड़ है। भाई अगर हम बात करें मुकेश अंबानी, रिलायंस के, वो तकरीबन मेरे ख्याल से आरआईएल में कितना उनका यार 40% के आसपास उनकी जो टोटल होल्डिंग है शायद है, तो वो कौन है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उनका। ओके, तो आप अगर कोई कंपनी स्टार्ट करो ऑब्वियसली, ठीक है, और उसके में आप मान लो 4-5 लोग रहते हो, अपने स्टार्ट करते हो, और उसमें से जिसके पास भी हिस्सेदारी 20% से ऊपर रहेगी, तो उसको बोला जाएगा आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। क्लियर? और यस, पर्सन 31 में था, अच्छे वाला पर्सन 32 में आ गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, नाउ सिमिलरली ऐसे ही एक और डेफिनेशन आपकी, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, तो ए स्टार्टिंग में ही है भाई, ये दिख रहा है 10 में, एंड एक मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स वो 29C में है। मैं इसको बता दूं आपको, ये MMT जो है अभी आपको, या MMR या मैक्सिमम मार्जिनल रेट, इसको भी अवॉइड करना, अभी हम क्या नाम है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पढ़ेंगे, वहां पे इसको लेकर चर्चा करेंगे। बट व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ टैक्स? ये बड़ा ही सिंपल है, इसका बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हम देखते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम, ठीक है, आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम कितनी है साल की? बोलो सर, हमारी कहाँ इनकम, कुछ पॉकेट मनी मिलता है। अच्छा पॉकेट मनी बताओ, चलो नहीं पॉकेट मनी बताना, पॉकेट मनी पे टैक्स थोड़ी ना लगता है। इनकम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमारी कुछ जॉब है और लगी जाएगी यार बाद में, क्या दिक्कत है ना। तो अपना हमने इनकम थी हमारी 2 लाख रुपए महीना, सर 2 लाख रुपए महीना से कम हम काम नहीं करेंगे, अच्छी बात है, तो 24 लाख आपकी टोटल इनकम नीचे, और मान लो पूरे साल भर का आपने टैक्स कैलकुलेट करा, तो टैक्स आपका, मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, मान लो आपका टैक्स आ गया आपका 3 लाख रुपए, ठीक है, तो इसको बस परसेंटेज में निकालना है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख, तो 1/8 इंटू 100, ये 12.5% आ गया, ठीक है। तो ये मेरा ARR है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स है, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स है, दैट्स इट। ये निकालने का छोटा सा फॉर्मूला, इससे ये पता चलता है कि मैंने कितना कमाया और उसमें से कितना टैक्स दे दिया, गॉट इट, किस परसेंटेज पे मैंने टैक्स पे आउट करा, गॉट इट। सो दीज आर सम बेसिक डेफिनेशंस जो हमने कवर करी, जो एटलीस्ट हमें मालूम होनी चाहिए कंटेंट पर जाने से पहले। 2 डेफिनेशन अभी हम और डिस्कस करेंगे, एक है हमारी प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन, एक है असेसमेंट ईयर की, वो थोड़ी देर बाद, अभी उसका नंबर आएगा, उसका टाइम आएगा। ओके,
अब इसको देख लेते हैं। पहले हमने डेफिनेशन करी किसकी, स्टार्टिंग में आपकी इंडिया की करी थी, उसके बाद हमने पर्सन की डेफिनेशन की बात करी, एसएससी की करी। तो एसएससी अपना स्टार्टिंग में था A7, ठीक है, सबसेक्शन याद रखने का तरीका। इनकम इंडिया की बात करी तो हमने ये 25 में आ गया हमारा, 25 हमने मेन रखा। पर्सन थोड़ा P बाद में हो गया था, तो पर्सन 31 में, और एक और उसका भाई आपका 32 में चला गया था। ओके, ये अपना ARR हमने देखा है 10, ठीक है, ए ही है। एसएससी आपका जो था क्या नाम है 7 में था, ये आपका 10 में है। एंड 29C ये भी हमने डिस्कस हालांकि नहीं करा, आगे करेंगे। गॉट इट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा आ गया है इनकम एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स के। इनकम जो है वो इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले आते हैं। या खाली जगह कुछ छोड़ी हुई है मैंने, इसमें आपको कुछ लिखाना है, काम की चीज लिखानी है, मैं लिखाता हूं, ठीक है। तो इस हेडिंग की बात कर रहे हैं हम कि इनकम क्या होती है, इनकम एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेक्शन। और फिर वही इनकम, देखो बड़ा अरे इंटरेस्टिंग, अगर चीजें पता चल जाए तो देखो कितनी आसान हो जाती है ना। कि भाई ये इंडिया है ना, इंडिया भी पढ़ा था हमने, 25 में था ये, 25A में। ये इनकम है, इनकम COME। तो देखो INCIND, ये 25 था, ये 24 में होगा। इतनी सी बात है कि नहीं, आसान सी। तो वही डेफिनेशन अब यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये वाली हेडिंग हमारी, मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूं आपका, यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, पढ़ना क्या है जरा एक बार इसके बारे में हिंट देता हूं आपको। इनकम किन किन चीजों से मिलकर बनी है, इनकम के अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या उसका भाग है, क्या क्या उसका पार्ट है, ये हम पढ़ेंगे। लिस्ट पूरी लंबी दिख रही है आपको बुक्स में। लेकिन उससे पहले ये खाली जगह मैंने छोड़ी यहाँ पे, मैं आपको कुछ जरूरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है मैं पहले वो लिखाना चाहता हूं। और वो क्या है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम, इनकम के सर, इनकम के सर, सर मतलब मैं नहीं, सर मतलब सर। ये इन शॉर्ट कैटेगरीज, इन शॉर्ट कैटेगरीज। अगर हम किसी पर्टिकुलर इनकम की बात करते हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर इनकम की बात करते हैं, तो उसकी इनकम जनरेशन, किसी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम जनरेशन कई तरीके से की जा सकती है, भांति भांति नाना प्रकार तरीके से वो की जा सकती है, ठीक है। भाई कोई जॉब कर रहा होगा वैसे कमा रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है अपने हिसाब से, ओके। किसी ने पहले कुछ एसेट खरीदी थी सस्ते में, आज महंगे में बेची, तो उससे वो कमा सकता है। अलग अलग जरिए हैं, अलग अलग तरीके हैं लोगों के पैसे कमाने के, ओके। तो उन अलग अलग तरीकों को इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, पूरा बोलेंगे ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। कितनी कैटेगरीज बच्चों, कितनी कैटेगरी दोस्तों, 5, ठीक है, 5। और उन पांचों को क्या बोला गया है, हेड्स ऑफ इनकम, ओके, हेड्स ऑफ इनकम। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला आप लिखेंगे साथ साथ यहां पे, ठीक है, जरूरी है। सबसे पहला है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन आपका जॉब कर रहा है कहीं पर किसी के पास एज एन एम्प्लॉय, और उससे रेम्युनरेशन, उससे पैसा कमा रहा है, सो दैट इज व्हाट इनकम फ्रॉम सैलरी, उसे क्या बोला जाता है, सैलरी। इसका अमाउंट हम यहां लिख देते हैं ऐसे डैश 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 करके, क्लियर, ओके। ठीक उसी तरीके से हो सकता है कोई आदमी, उसने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा हो, तो उससे वो कमा रहा है, रेंटल इनकम। दैट इज व्हाट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्लियर, ये इससे कमा रहा है। ऐसे ही हो सकता है कोई व्यक्ति अपना बिजनेस कर रहा हो, तो इनकम फ्रॉम, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, PGBP, ये बोला करेंगे, PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो बिजनेस कर रहा है, उससे कमा रहा है। ठीक उसी तरीके से इनकम कैसे क्रिएट हो सकती है,
इनकम क्रिएट हो सकती है जब आपने पहले कोई एसेट एंड द बेटर वर्ड इज कैपिटल एसेट। क्या कैपिटल एसेट आएगा, चैप्टर आएगा, इसका भी टाइम आएगा। वो आपने पहले खरीदी हल्के में, हल्का बोले तो सस्ते में, अभी उसको बेचा, मुनाफा कमाया, बढ़िया एकदम ढिंचाक, उसको बोला जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एंड फाइनली द फिफ्थ वन, आपने पैसा कमाया इस जरिए से जो इन 4 कैटेगरी में नहीं आता, उसे बोला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या बोला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसे कोई इंटरेस्ट की इनकम कमाता है, जो हॉर्स रेसेस अदर एक्टिविटीज से कमाता है, तो इसको बोला जाएगा अदर सोर्सेस। गॉट इट? इन 5 को दोस्तों जब हम ऑर्डर करते हैं एक पर्सन के लिए, जरूरी नहीं है कि सबकी सारी इनकम हो सकता है कोई सैलरी से ही कमा रहा हो, हाउस प्रॉपर्टी उसका 0 हो, कैपिटल गेन हो पर बीजीबीपी ना हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन 5 को कैलकुलेट करना पड़ता है हर एक के लिए। जब आप इसको जोड़ देते हैं ना, तो तब आता है आपका टोटल इनकम, और इस ये अमाउंट मैंने यहां पे लिख लिया, और इस टोटल इनकम पर जो टैक्स है वो लगता है। टैक्स लगता है, स्टार बना दूं मैं यहां पे, स्टार बना दूं मतलब TNC, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अभी ये कह देना कि टैक्स लगेगा इतना काफी है, हालांकि कुछ और टर्म्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्लिकेट दैट नाउ। ओके जी, क्लियर? तो इस तरह से प्रोसेस होता है। तो एक तरह से ना यही सिलेबस है आपका, दैट इज योर सिलेबस, जो आपको मेजरली पढ़ना है कि सैलरी से इनकम जब कमाते हैं तो उसकी कंप्यूटेशन कैसे होती है, जब हम हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं उसकी कंप्यूटेशन कैसे होती है, पीजीबीपी से कमाते हैं तो उसकी कंप्यूटेशन कैसे होती है, एसेट बेची पास्ट में उससे कमाया कैपिटल गेन, ये कैसे होता है, और अदर सोर्सेस। एंड यस ऑब्वियसली, क्यों ना इसको और बढ़िया तरीके से लिख लिया जाए, जो सैलरी के प्रोविजंस हैं, 298 सेक्शन है भाई, ठीक है। सैलरी के जो सेक्शन है हमारा, जो हम पढ़ेंगे वो 15 से 17, सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। हालांकि कुछ पॉइंट अदर सेक्शंस के इसके बीच में आएंगे, बट फॉर्मली अगर हम देखें तो 15 से 17। क्लियर? ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी का सिलसिला शुरू होगा सेक्शन 22 से लेकर 27 तक। पीजीबीपी बहुत बड़ा चैप्टर है आपका, आपको पढ़ना है सेक्शन 28 से लेकर आपका सेक्शन 44 तक। क्लियर? ऐसे ही पढ़ेंगे आप कैपिटल गेन, आपका कैपिटल गेन स्टार्ट होगा ऑब्वियसली उसके बाद 45 से ये जाएगा 55 तक। एंड अदर सोर्सेस थोड़ा छोटा है, नोट्स टाइप है, ये शुरू होगा आपका 56 से और जाएगा 59 तक। सो दीज आर द मेजर सेक्शंस जो आपको कवर करने हैं। ओके, सैलरी का सबसे स्टार्टिंग में 15 से 17, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27 तक जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है सेक्शंस में वो डिस्कशन होगी ऑब्वियसली। पीजीबीपी 28 से 44 है, ये काफी बड़ा कंटेंट है ऑब्वियसली, इसके सेक्शन ज्यादा हैं। कैपिटल गेन भी अच्छा खासा है 45 से 55, बट अदर सोर्सेज इज क्वाइट लो 56 से लेकर आपका 59 तक। क्लियर? तो ये आपके हेड्स हैं दोस्तों, जो हमें इनकम के पढ़ने के, इनकम कहां कहां से जनरेट होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसको अब आगे ले जाते हैं इसको। यहां पर अब मीनिंग जरा डेफिनेशन वगैरह देखो, तो वही आइडिया आपको यहां से मिल जाएगा। जस्ट गो थ्रू इट, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद नहीं करना है, ठीक है, बस पढ़ना है। तो कोई भी जो मॉनेटरी टर्म उसने अराइज करी है वो इनकम के अंदर कवर होगी मनी के शेप में, ठीक है। हाउ एवर ऑल रिसीट्स डू नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ टैक्सेशन अंडर द एक्ट। जो भी कुछ सारा पैसा मिलता है ना, वो सारा का सारा टैक्सेबल नहीं होता। जैसे कुछ गिफ्ट्स वो टैक्सेबल नहीं होते, एग्रीकल्चर इनकम वो गिफ्ट वो टैक्सेबल नहीं होती, आपको पॉकेट मनी मिली वो टैक्सेबल नहीं होती। तो बहुत सारी चीजें वो धीरे धीरे सीखोगे। हाँ, इनकम इंक्लूड, इनकम क्या बोल दिया, इंक्लूड क्या क्या आएगा। तो अभी बोला ना पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कौन सा सेक्शन था? अरे सर 28 से शुरू था, 44 तक पढ़ देंगे चुटकियों से। ओके, डिविडेंड, शेयर खरीदे हुए उसका कुछ मिला है आपको डिविडेंड, तो यस ऑब्वियसली ये आपका क्या नाम है,
अरे क्या कहते हैं उसको, अदर सोर्सेज में आ जाता है। ऐसे ही वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय, कहीं से हमें कुछ फंड्स वगैरह मिले वगैरह वगैरह, ये सैलरी के अंदर आएगा। जो अलाउंसेस वगैरह है ये भी सैलरी के अंदर आएगा। पर्क्स वगैरह ये सब पॉइंट है, इनको जस्ट रीड करिए। कैपिटल गेन देखो ये बोल दिया टैक्सेबल अंडर सेक्शन 45, सर 45 से ही पढ़ना है हमें भी। डीम्ड प्रॉफिट टू द टैक्स 41, सर ये प्रो 41 ये तो पीजीबी के अंदर आ रहा है, पीजीबी के अंदर आ रहा है, हाँ वही पढ़ना है। 59, अरे सर ये तो आपने अदर सोर्सेस में बताया, तो ये चीजें क्लिक होनी चाहिए हमें। सेक्शन का देखो क्या फायदा है कि हमें एग्जाम में अपनी एक्सप्लेनेशन देने में बेनिफिट मिलता है। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिखोगे तो अच्छा चलेगा, राइट। गलत सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिखते हो तो उससे हमारे आंसर की जो एनरिचमेंट है वो बहुत अच्छी होती है। ओके, सो ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, आप इनको जस्ट रीड आउट करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट, लॉटरी वगैरह, कार्ड गेम वगैरह, अपना कुछ कीमैन चाबी वाला आदमी, ये तमाम चीजें, ये सब हम अपने हर हेड के अंदर जो चैप्टर में पढ़ने हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। ओके, चलिए आगे ले जाएं इसको। आगे ये सारे पॉइंट्स आप इनको रीड करेंगे। यस, उसके बाद आइए कुछ थ्योरेटिकल कंटेंट अगर हम बात करें, जरा कुछ थ्योरी वाला पॉइंट जो है वो भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ दो हेडिंग हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, एक जीके टाइप हमारा, एक है हमारा कैपिटल रिसीट्स और एक है हमारा रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, अब इसके अंदर अगर हम ध्यान दें कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट में, मैं पहले मुद्दे पर आ जाऊं, मैं पहले मेन चीज पर आ जाऊं। मेन चीज क्या कह रही है, टैक्स ट्रीटमेंट पर आओ, दोनों की टैक्स ट्रीटमेंट पर आओ। कैपिटल रिसीट नॉट टैक्सेबल है और रेवेन्यू रिसीट ये हमारी टैक्सेबल है, तो ये डिफरेंस रखना। बाकी 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में मैंने तो पढ़ा है भाई, ठीक है, 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में आपने भी पढ़ा ही होगा। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, दे आर समहाउ लाइक रेगुलर इनकम, दे आर लाइक रेगुलर इनकम जो हमें रिसीव होती हैं, ओके, रेगुलर बेसिस पर। एंड कैपिटल रिसीट्स कभी कभी जो हमें रिसीव होती है, ओके, उनको क्या बोला जाता है, कैपिटल रिसीट्स बोला जाता है। तो उसी के बिहाफ पे इनका जो डिफरेंस है वो हम यहां पर देखेंगे। तो कैपिटल रिसीट से व्हाट, कैपिटल रिसीट रेफर्स टू फिक्स्ड कैपिटल, ये आपका सर्कुलेटिंग कैपिटल रेगुलर बेसिस पर जो हमारी आती है। रिसीव्ड टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, अमाउंट रिसीव्ड एज कंपनसेशन फॉर सरेंडर ऑफ एनी राइट ऑफ ओनरशिप। ये मतलब सीधी सी बात, यहां पर कोई काम कर नहीं रहे हो आप, यहां पे ये काम जो है वो कोई कर नहीं रहे हो, ओके, किसी चीज को सरेंडर करने के बदले आपको जो कुछ अमाउंट मिला है, दैट इज व्हाट आपका कैपिटल रिसीट कहा जाता है। ओके, और याद रखिएगा कैपिटल रिसीट्स टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर नहीं आती है। हाँ, दूसरी तरफ अगर हम देखें, एनी कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर द लॉस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है, वो आपका रेवेन्यू रिसीट कही जाएगी और ये टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आएगा। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं, छोटा सा सिंपल सा। जैसे मान लीजिए आपकी एक पर्टिकुलर शॉप है, एक पर्टिकुलर शॉप है, आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ऑफिस वगैरह बैठने का, और वहां से आप अपने प्रॉफिट्स को ऑपरेशनेबल करते हैं, काम को चलाते हैं, ठीक है। आप कई सालों से, कई बहुत टाइम पीरियड से ये काम कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉफिट, मोनोपोली, गुडविल अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है, ओके। अब एक आदमी आया, वो कह रहा है जी मैं आपसे बिजनेस खरीदना चाहता हूं, ठीक है, आप दाम बोलिए। आप बोले नहीं, ये हमारा सेटअप बिजनेस है और सीधी सी बात है हम इसको नहीं बेचेंगे। एटीट्यूड में फिल्मों वाला है, फिल्में आपने भी देखी है, लेकिन उसने ब्लैंक चेक आपको दे दिया, क्लियर, कि भाई भर ले यार जो तेरे को भरना है। तुम सोच रहे हो यही फायदे का सौदा है, अपना भरो अमाउंट और अपना फ्री हो जाएंगे, ओके। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, क्या अमाउंट भरोगे आप उसमें? देखो आपका बिजनेस सेटअप है, ओके, तो वो वैल्यू तो आप भरोगे ही भरोगे कि जो उसको एसेट आपकी क्रिएट हो रखी है, जो खर्चा उस बिल्डिंग का हो रखा है, राइट, प्लस अपना जो गुडविल वाला अमाउंट है वो भी उसमें ऐड करोगे। यही होता है ना, यही सिचुएशन होती है, ऐसा ही होता है। अब मान लो आपके बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो 1 करोड़ रुपए और जो गुडविल था वो 5 करोड़ रुपए, तो टोटल 6 करोड़ में डील डन हो गई, राइट। अब दोस्तों जो 1 करोड़ रुपए आपको आपकी बिल्डिंग के बदले मिला है ना, वो कैपिटल रिसीट है, वो कैपिटल रिसीट है। लेकिन जो 5 करोड़ रुपए आपको और मिले ना अपने काम को छोड़ने के लिए, वो रेवेन्यू रिसीट्स है, वो रेवेन्यू। ये समझ, ये एग्जांपल क्लियर हुआ? तो बिल्डिंग वाला जो चीज है ना वो टैक्सेबल नहीं होगा, दैट इज नॉट टैक्सेबल, राइट, क्लियर। वो होता भी है तो कैसे होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, ओके। बट
जो अमाउंट आपको फ्यूचर के प्रॉफिट को सरेंडर करने के लिए मिला है, छोड़ने के लिए मिला है, लाइक अ कंपनसेशन, उसको रेवेन्यू रिसीट कहा जाएगा। गॉट इट? क्लियर? तो ये एक जस्ट आप इसको गो थ्रू करेंगे, कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे। ऐसे ही उसका रिवर्स जो है हम अगर देखें तो वो आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो नॉर्मली आप जानते हैं जब हम फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते हैं, ओके, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, और जब हम डेली बेसिस की करंट एसेट्स और रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हैं तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ओके, गॉट इट? एंड इसमें जो मेन चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, ये तो बाकी नॉर्मल है चीज़ें। हाँ, वो नॉर्मल क्या मैं बता दूँ, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जाता है आपका बैलेंस शीट में। वो किस में जाता है? बैलेंस शीट में। और इस पर डेप्रिसिएशन लगता है, इस पर क्या? डेप्रिसिएशन लगता है। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, वो सीधा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं और खर्चों में शो हो जाते हैं। ओके, तो ये दोनों में फर्क निकल कर आता है। इसको भी रीड करिएगा, एज सच इतना डेप्थ वाला पॉइंट हमारा नहीं है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा अभी, तो वी आर गोइंग टू होल्ड दिस। ओके, वी आर गोइंग टू होल्ड दिस, यहां लिख देना होल्ड दिस, और इसको मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी कंटेंट हो जाएगा। अभी इसकी एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे और उसमें इस टॉपिक को कवर करेंगे। सो प्लीज इसको जरा होल्ड करके रखिएगा अभी, राइट? वेल 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 वेल, नाउ let's come to this concept. It is concept of financial year, previous year and assessment year. सबसे ज्यादा आज की इस क्लास में सबसे ज्यादा जरूरी जो तीन चीजें हैं हमारी, नहीं चार चीजें हैं हमारी। एक तो था वो असेसी वाली डेफिनेशन, और दूसरा पर्सन। ये दो मेन चीजें थी। असेसी कौन होते हैं और आपका जो पर्सन है वो कौन होता है। तीसरा हमने पढ़ा हेड्स, जो हमारा सिलेबस है, राइट? सैलरी वाला हिसाब किताब, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, राइट? चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज्यादा है वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ओके, इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू, आइए इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, यहां पर रख लेते हैं। यहां पर मैं जरा आपको कंटेंट जो है इसका वो बताता हूं, ध्यान दो। इसको भी भूल जाओ, इसको हम अभी भूल रहे हैं, अभी हम अपना कंसंट्रेशन यहां पर रखेंगे पूरा का पूरा। देखो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर FY की बात करूं तो ये आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक जाता है। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट फाइनेंशियल ईयर का। ओके, ये डेफिनेशन चाहे तो आप यहां पे लिख सकते हो फाइनेंशियल ईयर का जो आ गया। बट द थिंग इज कि फाइनेंशियल ईयर, याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर का हमें ज्यादा लोड नहीं लेना, ये इतना ज्यादा हमें परेशान नहीं करेगा। इसको बस हाँ लिखा हुआ है कि साल की बात कर रहा है, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है, राइट? लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और मेन पार्ट हमारे इनकम टैक्स एक्ट में होने जा रहा है वो ये दो शब्द हैं, प्रीवियस ईयर PY और असेसमेंट ईयर AY। क्लियर? अब इसका समझते हैं ये क्या होते हैं। भाई ये हो आप, ये कौन हो? आप, ठीक है जी। अब आपकी जॉब लगी, आपकी नई नई जॉब लगी, कब लगी? मैं थोड़ा पास्ट ईयर का, चलो इसी पढ़ने पास्ट का लेंगे, पिछले ईयर का रिकॉर्ड लेंगे, ठीक है? पिछले थोड़ा पीछे जाएंगे। आपकी जॉब लगी अप्रैल 2019 में, अप्रैल 2019 में, और पर मंथ आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हुई। तो बताओ कितनी सैलरी चाहिए? सर दे दो, सर कुछ भी दे दो, हैं लाख रुपए तो दे ही दो, कम से कम लाख रुपए तो इतने चाहिए। चलो दिया, एग्जांपल ही तो ले रहे हैं, मुझे भी लिखने में क्या जा रहा है ना। लाख रुपए आपकी सैलरी तय हो गई। ओके, तो अप्रैल आपने काम करा, आपको अप्रैल की सैलरी मिली 1 लाख रुपए। फिर मई में काम करा, मई की मिली। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सिलसिला आपका चलता जा रहा है, और सिलसिला चलता जा रहा है तो मार्च आ गया। ओके, तो पूरा मतलब एक जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म हो रहा है आपका यहां पर, ठीक है, 2020 में। क्लियर? ये जो ईयर है ये कौन सा है जी? ये 1920 ऐसे तो आता ही है हमें लिखना। ये कौन सा ईयर है? 1920 है। और 1920 में इसी ईयर में आपकी जो जॉब है वो लगी है,
आपने अप्रैल में पैसा कमाना स्टार्ट करा और मार्च तक कमाते जा रहे हो, कमाते जा रहे हो, कमाते जा रहे हो, आपका मार्च आ गया। मार्च को 31 मार्च आया, लास्ट डेट आई, आप शाम को थके हारे घर पहुंचे, शाम को 6 बज गए यार। अब आपको ध्यान आया कि यार 1 साल हो गया पूरा, ठीक है, और 1 साल में मैंने इतने रुपए, लाख रुपए महीना के हिसाब से कितने, 12 लाख रुपए हो गए, और 12 लाख रुपए मेरे हो गए। अरे इस पे तो यार टैक्स जमा कराना है, आपको ध्यान आया। तो क्या करें, शाम को 6 बजे निकले, मेट्रो पकड़ के, बस पकड़ के पहुंचे ऑफिस, जमा करा दें, ऑनलाइन करें, क्या करें यार, अभी पूरे दिन भर ऑफिस में परेशान थे, अब क्या ये तो टैक्स भी जमा करना, क्या तो बड़ी समस्या हो गई यार। गवर्नमेंट कहती है परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। हमने आपको एक पूरा साल दिया, हमने आपको एक पूरा साल दिया, अप्रैल से मार्च दिया, कमाओ जितना कमा सकते हो, खूब दिन भर 24 घंटे काम करो, हमारी तरफ से कमाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें। क्लियर? ओके ओके ओके। तो जिस ईयर में यानी कि आपने 19-20 में, हमारे एग्जांपल के हिसाब से 19-20 में, जिस ईयर में आपने इनकम अपनी जनरेट करी है, जिस ईयर में आपने अपनी इनकम जनरेट करी है, उसको बोला जाता है पीवाई। उसको हम क्या बोलते हैं? पीवाई बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पीवाई, प्रीवियस ईयर बोलते हैं, जिस ईयर में इनकम जनरेट होती है। ओके, अब 31 मार्च लास्ट डेट थी, गवर्नमेंट ने कहा कमा रहे रहने दो, घर बैठा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बात सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से वाली बात क्या है? ध्यान से वाली बात यह है कि अब कल से अगला ईयर शुरू हो जाएगा 20-21 शुरू हो जाएगा, 31 मार्च खत्म हो गया, अगले डेट से 20-21 शुरू हो जाएगा। आप 19-20 में जो आपने इनकम जनरेट करी है, आई रिपीट, 19-20 में जो आपने इनकम जनरेट करी है, इनकम कमाई है, उसके ऊपर आप टैक्स पे कर देना, आप टैक्स पे कर देना 20-21 में, अगले साल अप्रैल से लेकर मार्च तक का टाइम है आपके पास, आप टैक्स जमा कर देना। और इसीलिए 20-21 को बोला जाएगा असेसमेंट ईयर। क्या बोला जाएगा? असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट वर्ड का मतलब होता है, असेस वर्ड का मतलब होता है, अरे जरा पर्चियां तो निकालो, जरा हिसाब किताब तो करो, जरा टोटल तो करो, कितना कमाया, कितना टैक्स देना है। तो जो लेखा जोखा देखा जाता है, हिसाब किताब लगाया जाता है, इनकम का कितनी है, कहां से आई, कहां को जाएगी, कितना टैक्स देकर हमें परेशान करेगी, तो सीधी सी बात है, पॉइंट यहां पे क्या निकल कर आया, जिस ईयर में टैक्स लगता है उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। समझ आई बात? क्लियर है? द पॉइंट इज जिस ईयर में आपने इनकम कमाई, इस ईयर में आपने इनकम कमाई 19-20, वो प्रीवियस ईयर, ओके, और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके जिस ईयर में जमा होगा, यानी कि उससे नेक्स्ट ईयर, दैट इज असेसमेंट ईयर। वो क्या होता है? असेसमेंट ईयर होता है। सो रिमेंबर, जिस इनकम का आप हिसाब किताब लगा रहे हो वो प्रीवियस ईयर होगा, और उससे अगला साल आपका सदैव हमेशा होता है असेसमेंट ईयर। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? हाँ, यहां पर जैसे मैंने बोला पूरा साल होता है, अप्रैल से लेकर मार्च तक आप टैक्स जमा करा सकते हो। हाँ जी, पूरा साल होता है, कभी भी जमा करा दो, बट गवर्नमेंट की कुछ डेडलाइंस है, जैसे जुलाई के महीने तक इंडिविजुअल एचयूएफ को करा देनी होती है, ठीक है, सितंबर तक आपको फर्म एंड कंपनी को करा देनी होती है, इन डेट्स के बाद भी करा सकते हो, बट फिर चार्जेस, मतलब आपको पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ेगी। गॉट इट? तो इस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट हमारा कंसिडर होगा। ओके, बट अब आप कहोगे कि सर ये हम है, आप मतलब, है ना, 19-20 में मेरी नौकरी लगी, ओके, 19-20 में नौकरी लगी, मार्च तक मैंने कमाया, तो क्या अगले साल छुट्टी ले लूं, 20-21 में छुट्टी ले लूं, टैक्स जमा कराना है, मैं नहीं आऊंगा नौकरी है? ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। कमाओगे तो आप 20-21 में कमाओगे, और फिर उसका टैक्स 21-22 में जमा कराओगे, तो 20-21 अपने आप में एक प्रीवियस ईयर भी बन जाएगा, और उसका असेसमेंट ईयर उसके अगला साल होगा, उसका अगले साल होगा। तो मतलब हर ईयर
अपने आप में मैं एक ईयर हूं, ठीक है, मैं एक ईयर हूं, मैं अपने आप में असेसमेंट ईयर भी हूं। किसका? पिछले साल के हिसाब किताब का। पिछले साल जो कमाया है वो इस साल टैक्स में जमा होगा, और मैं खुद एक प्रीवियस ईयर भी हूं, इस साल भी कमाई होगी और इसका टैक्स अगले साल जमा होगा। क्लियर? तो ये डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए। इन शॉर्ट द थिंग इज दोनों ही 12-12 महीने के हैं, दोनों ही 12-12 महीने के हैं, बट जिस ईयर में इनकम जनरेट होगी, जिस ईयर में इनकम जनरेट होगी, इनकम हम जिस ईयर के लिए हम इनकम कैलकुलेट करेंगे दैट इज प्रीवियस ईयर, और टैक्स जिसमें जमा होता है उसको बोला जाता है आपका असेसमेंट ईयर। क्लियर? अब इसमें एक चीज और, लास्ट चीज और, अगर मान लो आपकी नौकरी अप्रैल में ना लग के मान लो जुलाई में लगती, तो सर क्या फिर प्रीवियस ईयर जुलाई से जून तक होता? 12 महीने लेते? नहीं, खत्म वो मार्च में हो जाएगा। इस बार 12 महीने का ना होकर वो जुलाई से 9 महीने का रहा। ठीक है, मान लो अक्टूबर में लगती तो 6 महीने का होता। तो ऐसा नहीं है कि 12 महीने का ही फिक्स रखना है। ठीक है, खत्म मार्च पे करेंगे। फरवरी में जॉब लगी, मार्च आ गया, 1 महीने का मतलब 2 महीने का प्रीवियस ईयर बिल्कुल माना जाएगा। अगले साल से फिर पूरा हिसाब जारी होगा। ओके, सो ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की। आइए जरा देखें यहां पर अपना कंटेंट। प्रीवियस ईयर आपका सेक्शन 3 में इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं बताई गई है। हाँ, ए स्टार्टिंग में ही आ गया ना, ए असेसमेंट, स्टार्ट एसएससी था 7वां, असेसमेंट ईयर 9वां, ए है, दोनों भाई भाई है ना। तो पहले असेसमेंट ईयर की पढ़ते हैं, नहीं सॉरी प्रीवियस ईयर ही पढ़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न कॉल्ड प्रीवियस ईयर, उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। प्रीवियस ईयर मतलब असेसमेंट ईयर से प्रीसीडिंग, पहले वाला साल। और असेसमेंट ईयर क्या है? जिसमें इनकम को असेस करा गया है, जिसमें टैक्स लगा है। ओके, और ये ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर के बाद ही होगा। जैसे अगर हम बात करें असेसमेंट ईयर, ये 12 महीने का पीरियड नॉर्मल आ गया, और इसका जो 19-20 है, जो एग्जाम्पल हमने लिया, ये इसलिए पिछले का लिया था क्योंकि अभी तो ये चल ही रहा है, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो उसका अगला साल प्रीवियस ईयर 19-20 है, तो असेसमेंट ईयर 20-21 होगा। क्लियर जी? ये इसको आप रीड कर लें, एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत वाले। टाइटैनिक का क्या है? टाइटैनिक क्या आ गया? अच्छा हाँ, ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट ब्रो, गॉट इट। ये चीज हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई। आओ जरा आगे बढ़े, आओ जरा आगे बढ़े। एक हेडिंग है, एक हेडिंग है हमारी। अब ठीक है, ये बीच में आ गया, इसको ओहो हटा नहीं सकते, कोई नहीं, क्या हो गया, पढ़ लो थोड़ा सा ये भी। ये एक हेडिंग है हमारी, केसेस वेयर इनकम फ्रॉम प्रीवियस ईयर is assessed in the same year, assessed in the same year। सर क्या है, क्या क्या कहना चाह रहे हो आप, क्या कहना चाह रहे हो आप? ओह सॉरी, माफी चाहते हैं। एक और जाए। अभी आपने बताया, ये यहां पे कहानी बताई हमें, थोड़ी बड़ी हो गई, कि जिस ईयर में कमाते हैं उससे अगला होता है हमारा असेसमेंट ईयर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर जो मैं हेडिंग पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, मतलब आप, वो कह रहा है कि असेसमेंट ईयर वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड, मतलब हिसाब किताब उसी ईयर, सेम ईयर। मतलब सर आप कहना चाहते हो कि एक ऐसी सिचुएशन जब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम है, एक ऐसी सिचुएशन। हाँ, मतलब अगर मैंने 19-20 में कमाया है तो टैक्स मुझे 20-21 में देना चाहिए था, आपने बताया अभी, लेकिन आप कह रहे हो अगर 19-20 में कमाया है तो मुझे टैक्स भी 19-20 में दे दो, हैं? ऐसा क्या मैं ऐसा कह रहा हूं? मैंने ऐसा बोला? क्या बोला है? मैंने बोला नहीं बोला? यस, यही बोला, हेडिंग यही कह रही है। नॉर्मली व्हाट आई सेड, नॉर्मली तो जिस ईयर में कमाया हो प्रीवियस ईयर और अगला साल असेसमेंट ईयर होगा नॉर्मली, बट इन सम ऑफ द केसेस, नॉट सो मैनी, जस्ट अ टाइटैनिक केस। व्हाट इज टाइटैनिक? थोड़ी देर में पता चलेगा, मूवी देखी है ना, बस वही है। क्लियर? कि कुछ केसेस में आपका जो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर है वो सेम होता है, मतलब जिस साल आपने इनकम कमाई है उसी साल आपको टैक्स देना होगा।
अगले साल का इंतजार नहीं होगा। ये कौन कौन से केस हैं, आओ जरा नजर डालें। अभी टाइटैनिक पर नहीं जाते, बाद में देखेंगे टाइटैनिक। आओ जरा वो केसेस पढ़ें, वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें जिस ईयर कमाया है उसी साल हमें टैक्स दे। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट बोले तो भारतीय, भारतीय नहीं, भारतीय थोड़ी ना भाई सर, गैर भारतीय, नॉन रेजिडेंट, इंडिया के नहीं है। पानी के जहाज से, जहाज के थ्रू यहां तक आए, अपना व्यापार करने आए, बिजनेस करने आए, सामान बेचा, चले गए, ठीक है। अब यार वो सामान आए, बेचकर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी टाटा बाय बाय, हम अगले साल आएंगे आपका टैक्स जमा करने, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर तो अगला होगा। गवर्नमेंट हमारी कहती है पागल है क्या, क्या लिखा चेहरे पे हमारे हैं भाई, तुम इस साल आए, पैसा कमा के जा रहे हो, तुम्हारा क्या भरोसा तुम कल को आओ या ना आओ, ठीक है, क्या भरोसा तुम्हारा, तुम कहीं से भी आओ, कोई से भी देश से आए हो, क्या भरोसा। ऐसा है, आज आए हो, सामान बेचा है, आज के आज हिसाब क्लियर करके जाओ, हम अगले साल तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाले। तो ऐसे केसेस में, ठीक है, सेक्शन 172 इसका आजादी देता है कि आया, सामान बेचा, इनकम जनरेट करी, अभी टैक्स दे और निकल, यहां से जरूरत नहीं तुम्हारी, ठीक है। हाँ, इनका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट होता है, ये इनकम 7.5%, इसको हम टोनेज टैक्सेशन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टोनेज टैक्सेशन, ये याद रखिएगा। ये जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन मालूम होना चाहिए, फाइनल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी नॉलेज के तौर पे मालूम हो कि भाई टैक्स कैसे, तो 7.5% पूरा का पूरा लग जाता है अमाउंट के ऊपर, ओके। ऐसे ही एक और, ये पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस कहता है पर्सन लिविंग इंडिया, ठीक है, परमानेंट बेसिस पर, परमानेंट बेसिस पर, हाँ ये रहा, ये वाला पॉइंट, कि इंडिया छोड़कर तो जा रहा है लेकिन उसकी इंटेंशन वापस आने की नहीं है, वापस आने की नहीं। एक नाम सुना है आपने, विजय माल्या, ये वही है, ये वही है, ठीक है। वो बात अलग है कि वो निकल गया, वो एओ की नजर में आने से पहले ही निकल गया। एओ बोले तो असेसिंग ऑफिसर, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर। तो जब कोई व्यक्ति, कोई आदमी अपना काम छोड़कर जाता है, सॉरी काम पूरा करके देश छोड़ के जा रहा है और अब वापस नहीं आएगा, भाई यहां से संपत्ति वगैरह जी मैं बाहर सेटल हो रहा हूं, मैं इंडिया से बोर हो गया हूं, बोर हो गया तो भग यहां से, हम क्या करें, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अपना जो हिसाब किताब कर, जो पूरा इस साल कमाया तूने उसका टैक्स हमें इसी साल देकर जा। नवंबर में शिफ्ट हो रहा है, दिसंबर में शिफ्ट हो रहा है, तो अगले अप्रैल का, मई का हम इंतजार नहीं करेंगे, अब भी के अब भी अपने को हिसाब किताब चाहिए पूरा। तो एओ कहता है भैया टैक्स हमें पूरा का पूरा दे, ओके, क्लियर। ऐसे ही आपका थर्ड पॉइंट कहता है कि किसी भी प्रकार का एओपी, एओपी बोलो कौन, एओपी सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन था, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल था, आपका एजेपी राइट आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन था। ये आपके अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए क्रिएट होते हैं, मतलब लाइक यार मान लो दो इंडिविजुअल, मैं और आप, ठीक है, हम दोनों ने अपना एक कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा कि बाहर से हम किसी स्टार को बुलाएंगे या इंडिया में किसी स्टार को बुलाएंगे, हमारे यहाँ फंक्शन होगा, लोगों को हमने टिकट विकेट बेची, उसको पेमेंट करी, स्पॉन्सरशिप से पैसा कमाया, अब इवेंट हो गया, काम खत्म। अब काम खत्म तो सीधी सी बात है यार, अपना पैसा अभी के गवर्नमेंट कहती है यार तुमने जिस टारगेट के लिए अपना ग्रुप बनाया था वो टारगेट पूरा हो गया ना, जो रजिस्ट्रेशन जिस हिसाब के लिए आपने करवाया था वो टारगेट पूरा हो गया ना, अभी के अभी टैक्स दो ना हमको, काहे को वेट करवा रहे हो। तो अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए, पर्टिकुलर टारगेट के लिए वो काम चल रहा है और वो काम पूरा हो गया, तो अभी के अभी टैक्स दो, काम खत्म करो, क्यों लंबा खींच रहे हो उसको। ऐसे ही अगला पॉइंट, ओह सॉरी, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर टू अवॉइड टैक्स, ये आगे ना चल के हम एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसको नाम देंगे हम क्लबिंग। क्या नाम देंगे, क्लबिंग। इसमें मैं आपको किसी भी प्रकार के क्लब में लेकर नहीं जाऊंगा, तो ऐसी उम्मीद ना रखें, अगर चलना है तो आप लोगों का स्वागत है, बिल्कुल लेके जाऊंगा, मना थोड़ी ना करा है मैंने, ऐसा नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है, लेकिन दिल्ली आना होगा, आएंगे तो डेफिनेटली आपको लेके चलेंगे, घुमाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इनवाइटेड हैं। अब यहां पर देखो ये क्या कह रहा है, ये कोई चालू आदमी है, वो चालू आदमी क्या है
कि भाई मैं एक एग्जांपल, बड़ा बढ़िया एग्जांपल तो होते हुए देखा है मैंने। ये मिस्टर चालू हैं, मिस्टर चालू, इनके बहुत सारे बिजनेस चलते हैं, इनके बहुत सारे बिजनेस चलते हैं। उसमें से एक बिजनेस है इनकी हाउस प्रॉपर्टी का, जिसका रेंट उनको 3 लाख आता है, जिसका रेंट उनको 3 लाख रुपए आता है मिस्टर चालू को। इनकी एक वाइफ है, एक ही ठीक है ऑब्वियसली, ये मतलब ये थोड़ा अजीब सा हो गया बट एक ही ठीक है, मिसेस चालूवती, ये मिस्टर चालूवती, ठीक है। मिस्टर चालू कहते हैं कि यार मेरे ना बहुत बिजनेस है, ऑलरेडी बहुत टैक्स लगता है, ये 3 लाख रुपए की इनकम और मैं जनरेट कर रहा हूं तो टैक्स मेरा और बढ़ जाएगा, क्यों ना मैं इसे अपनी वाइफ को ट्रांसफर करवा दूं। कैसे कैसे, जिस प्रॉपर्टी से ये रेंट आ रहा है, जिस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है उसको 30 मार्च को मैं चालूवती को ट्रांसफर कर देता हूं, है ना, और 2-3 अप्रैल को वापस ले लूंगा, ठीक है। चालूवती के नाम पे इनकम काउंट हो जाएगी और उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। तो मिस्टर चालू बन तो रहे हैं, लेकिन सरकार कौन चला रहा है? मिस्टर ज्यादा चालू, ठीक है। ऑब्वियसली भाई गवर्नमेंट तो बड़े सोच समझ के पहले जानती है ना, गवर्नमेंट ऑलरेडी लूप होल्स जानती है, ठीक है। सरकार सशक्त हाथों में है, हम कहेंगे कि भाई क्यों, उन्हें ये चीजें पहले से पता है, पहले से पता है ऐसा भाई ये नहीं चलेगा, तुझे खेम खेलना है खेल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खेल तू खेल। लेकिन जो तू ट्रांसफर कर रहा है ना 30 मार्च को चालू बनने की, ये 3 लाख रुपए जो अभी तक कमाए हैं ना, इस पर अभी के अभी टैक्स चाहिए, अभी के अभी। कभी सोचे अगले साल, ना 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 ना, अभी के अभी टैक्स दे हमको। गॉट इट? तो अगर कोई आदमी, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर ए अगेन की नजर में आ जाता है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है अपना टैक्स बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, टैक्स दे भाई, टैक्स दे, नहीं तो निकल 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 निकल। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज डिसकंटिन्यूड बिजनेस सेक्शन 176, ठीक है। ये चीज क्या है बेसिकली आपका, कि अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो गया, फॉर एग्जांपल, जैसे दोस्तों एक एग्जांपल इसका मैं, हम दोनों, ठीक है, हम दोनों ने काम शुरू करा, कब शुरू करा, बिजनेस शुरू करा हमने सितंबर 19 में हमारा पार्टनरशिप फॉर्म हुई और ये काम चल रहा है, साल खत्म हुआ मार्च 20 में। ओके, ओहो क्या हो गया इसको, मार्च 20 में, राइट। तो ये ईयर कौन सा है, 1920, राइट। ये ईयर कौन सा, 1920। टैक्स हम कब जमा करेंगे, व्हेन द टैक्स विल बी डिपॉजिटेड, अगला साल। कि सर असेसमेंट ईयर क्या है, 20-21 है, 19-20, हाँ, तो 20-21 में 21-20, हाँ 20-21 में जमा हो जाएगा। द नेक्स्ट ईयर इज असेसमेंट ईयर, राइट। ऐसे ही हमने काम तो अगले साल भी चालू रखा, तो अप्रैल 20 से काम चालू रहा भाई, बिल्कुल चालू रहा, मार्च 21 तक। तो ये ईयर कौन सा रहा, 20-21। और इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा सर, 21-22 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जिस साल कमाया उससे अगले साल टैक्स। लेकिन हमारी जो पार्टनरशिप है यार, तुमने पार्टनरशिप तोड़ दी यार। अप्रैल 21 से हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई और हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई नवंबर 21 में, इसी साल। ओके, तो ये ईयर कौन सा है, ये 21-22 है, 21-22 है, ये वाला ईयर है ना। इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 21-22 ही होगा। इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 21-22 ही होगा। यार गवर्नमेंट करी, काम खत्म तो हो गया तुम्हारा यार। जिस टारगेट के लिए आपने अपनी पार्टनरशिप रखी हुई थी, काम चल रहा था, ठीक है, हम रूल फॉलो कर रहे थे, बट जब पार्टनरशिप ही नहीं रही, जब काम ही नहीं रहा, तो इसी साल देखकर खत्म करो ना, क्यों वापस से इंतजार करवा रहे हो। तो आपके अकाउंट्स बंद हो गए नवंबर में, पूरी कैलकुलेशन हो गई, जो अमाउंट आया टैक्स दो, खत्म करो। तो इसीलिए अगर कोई डिसकंटिन्यूड बिजनेस होता है तो सेम ईयर में ही उसका हिसाब किताब कर लिया जाता है। गॉट इट, क्लियर। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़े। अब टाइटैनिक पर आते हैं। देखो ये पॉइंट हमने लिखे, टाइटैनिक क्या था, टाइटैनिक क्या था, टाइटैनिक था एक जहाज। क्या था, एक जहाज था, ये जहाज यहाँ पे
है ना, ऐसा ही था टाइटैनिक। ये बनाओ मेरे साथ साथ, ठीक है। ये यहाँ पे ये जैक खड़ा है, ये जैक आगे खड़ा था यहाँ, अभी हीरोइन नहीं आई, अभी अकेला ही खड़ा है, ठीक है। और पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, ऐसे ही था ना स्टोरी में, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं देख रहे हैं इसको, है ना, बहुत सारे, बहुत सारे लोग, है ना। ऐसी कहानी चल रही थी इनकी, चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये आगे यहाँ आ गया आइसबर्ग, इसको इन्हें क्या करना था, इनको अवॉइड करना था, इसको अवॉइड करना था, लेकिन जाके भिड़ दिया इसमें सीधा से, ठीक है। पता नहीं क्या क्या देख रहे थे वहाँ, भिड़ गए यहाँ पे, और भिड़ के फिर ये अपना क्रैश हो गया मामला, ये नहीं बचा फिर। ऐसी यही कहानी थी ना टाइटैनिक की, तो वही हमारा सेक्शन है यहाँ पे। सबसे पहले शिपिंग बिजनेस, सेम ईयर, ठीक है। उसके बाद एक पर्सन कौन, जैक जो खड़ा है ऊपर जहाज पे, ये खड़ा यहाँ पे, ठीक है। पर्सन कौन सा, जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं सारे जहाज से, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। उसके साथ साथ ये आपके एओ बहुत सारे लोग जिन्होंने पर्टिकुलर इवेंट के लिए टारगेट सेट करा। फिर अवॉइड आ गया, आइसबर्ग अवॉइड करना था, तो जो अवॉइड कर रहा है प्रॉपर टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, और फिर जहाज भिड़ गया, डिसकंटिन्यूड हो गया। तो ये एक तरह से याद करने का तरीका, ठीक है। और लाइन में ही है, सेक्शन 72 हमारा शिप का था, 73 इसमें नहीं है। दोनों पर्सन 174 ए में आ गए, राइट। 75 76, सो दीज आर लाइक याद करने का तरीका जो हमें मालूम होना चाहिए। गॉट इट दोस्तों। तो ये पॉइंट हमारा कवर हुआ, और ये लास्ट पॉइंट भी चलो आपको ही समझा दिया जाए, इसके बाद आई थिंक ये समाप्त है। यस, उसके बाद नहीं है कुछ। इस टॉपिक को भी आइए देखें, बड़ा सिंपल सा है। प्रीवियस ईयर टैक्सेशन, प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड इनकम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। देखो ये सेक्शन काफी ज्यादा चर्चा में आया अभी, स्पेशली तब जब नोटबंदी हमारी हुई थी। कई बार क्या है, कई लोग अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करते, बताते नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो खुलासा हो ही जाता है कैसे ना कैसे करके। अब अगर अनडिस्क्लोज्ड इनकम आपकी शो हुई है, ठीक है, सामने आई है, तो उस पर टैक्स कैसे किन किन कैटेगरीज में लगता है, बस उसके लिए छोटा सा पॉइंट है। जैसे बात करें कैश क्रेडिट की, कैश क्रेडिट where any sum is found credited in the books of assessee and assessee offer no explanation about the nature, source or explanation offer is not satisfactory। कहने का मतलब उसके खातों में कुछ इनकम अराइज हुई, और वो जो इनकम है उसका वो ढंग से सोर्स नहीं बता पा रहा है, सही उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, तो उसको हम कैश क्रेडिट का कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, सेक्शन 68। ओके, और इसको उसी ईयर में टैक्स लगा दिया जाता है। इसके लिए फिर अगले साल का इस्तेमाल नहीं होता, अगले साल तक हम इसका वेट नहीं करते। ऐसे ही सेम आपका अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, कुछ चीजों का खुलासा बाद में हुआ, तो याद रखेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर टैक्स्ड इन द इनकम ऑफ असेसी ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर इन विच दे आर मेड। जिस साल इन्वेस्टमेंट करी गई थी उसी साल उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका अनएक्सप्लेन्ड मनी, यू जस्ट हैव टू रीड दिस पॉइंट, ठीक है। ये ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि अगर अनडिस्क्लोज्ड इवेंट आपके अराइज होते हैं, अनएक्सप्लेन्ड मनी है, तो जिस ईयर में पता चला है उस ईयर में उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन द बुक। इसमें ना मैं आपको एक एग्जांपल लाता हूँ, सीधा का सीधा ये वाले पॉइंट लेके आ रहा हूँ। ये बड़ा फेमस पॉइंट था, इसको आप रीड करेंगे, इतना उसमें कुछ नहीं है। ये वाली चीज, ये चीज इसमें मेन है। ओहो, ये चीज इसमें मेन है, ये वाला पॉइंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये अभी रिसेंटली ही ऐड हुआ है। ये आपका जो टैक्स रेट है, आपको याद होगा नोटबंदी से पहले, जब नोटबंदी हुई थी उससे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बोला भी था कि अगर किसी के पास इलीगल मनी है, ब्लैक मनी है, तो उसको डिस्क्लोज कर लिया जाए और उसे अपने पास ही रखो, हमें उसके ऊपर टैक्स दे देना। टैक्स के रेट काफी हैवी थे, 60% का टैक्स था, 25% आपका सरचार्ज था, ठीक है, तो लगभग मोटा मोटा 78% टैक्स लग जाता था। तो इसीलिए शायद कई लोगों ने डिस्क्लोज नहीं करे, जिन नहीं करे तो पछताए बाद में ऑब्वियसली। और 78% डेफिनेटली मैसिव रेट। ये सरचार्ज वगैरह क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। बट द थिंग इज जो ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन है,
ये नॉर्मली इसीलिए बनाया गया है जो इलीगल मनी काउंटेड हो रखा है, जो इलीगल मनी काउंटेड हो रखा है उसको रोकने के लिए। कि अगर कोई, भाई ऑब्वियस सी बात है, जिस ईयर आपकी इनकम एग्जिस्टेंस में आई, वाकई हुई, उसी साल उसके ऊपर टैक्स दे दो, तो 10% 20% जो भी रेट होता है उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जोड़ के रखा हिसाब कि यार नहीं छुपा लेते हैं वगैरह वगैरह, सीधा मैसिव रेट, सीधा मैसिव रेट, बहुत ज्यादा रेट। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये हमारा ऑब्वियसली ऐसी इलीगल इनकम कह लीजिए या आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम कह लीजिए, उनके लिए ही बनाया हुआ है। बट ऑब्वियसली इसको हम इतना डेप्थ में नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, ये बस एक नॉलेज के लिए मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ पे रखा। खैर, हमने आज की इस सेक्शन में हमने जो अपना पॉइंट है काफ़ी सारे वो कवर करें, और हमने स्टार्टिंग में जो टेक्स्ट का कंटेंट था उसको लेकर डिस्कशन करी। सो आई होप दिस कंटेंट इज क्लियर टू यू। आप प्लीज इसको रीड करिएगा, कहीं पर किसी पॉइंट में कोई क्वेरी, कोई डाउट आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा भी पूछना चाहते हैं तो नो इश्यूज इन दैट। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द कंप्यूटेशन, ओके। उसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, जो कंप्यूटेशन है ना वो हालांकि बिल्कुल बाद में होती है, बिल्कुल सही तरीके से जब सिलेबस हम पढ़ लेंगे पूरा, ओके। कि भाई कैपिटल गेन मैंने आपको बता दिया हेड होता है, लेकिन उस पर टैक्स कैसे लगेगा, उसको कैलकुलेट कैसे होती है उसकी इनकम। हाउस प्रॉपर्टी बता दो, रेंटल इनकम, लेकिन उसमें क्या क्या प्रोविजन है वो भी नहीं पता। तो अभी कंप्यूटेशन हम सीखेंगे बट फॉर द बेसिक लेवल, वो एडवांस लेवल नहीं सीखेंगे। एंड यस, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारा तब असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, असेसमेंट ऑफ इनकम को लेकर दोबारा से एक चैप्टर होगा आपके सिलेबस में, उसमें वो टॉपिक कवर करा जाएगा। बट पहले बेसिक सीखना इसलिए जरूरी है कि कोई चलते चलते पूछ ले कि भाई बता जरा टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो वो मालूम हमें होना चाहिए, ओके। सो प्लीज रिवाइज दिस क्लास। फॉर एनी क्वेरी, डाउट आप पूछेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स को लेकर। प्लीज टेक केयर, थैंक यू।